स्टोरी के शुरुआत में कोई कहता है एक मेड के लिए पिटा कैस्टल में दिन रात काम करना ये बहुत मुश्किल होता होगा। फिर वो अपने मन में कहता है शायद ये लड़की मेरे पैसों को चुराना चाहती है, क्योंकि इसने इतने हार्ड वर्क को ही क्यों चुना। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसियस है और वो पिटा कैस्टल का लैंड लॉर्ड है। लूसियस कहता है आयरा। फिर वो मेड घूमते हुए कहती है यस माय लॉर्ड। लूसियस बोलता है मुझे ये सही नहीं लग रहा, क्या तुम्हारे लिए ये काम बहुत टफ नहीं रहता। आयरा बोलती है नहीं नहीं माय लॉर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरे लिए बहुत हार्ड था किसी ऐसी जगह पर काम मिलना, और अगर मुझे माय लॉर्ड की हेल्प करने का अवसर मिले तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इधर लूसियस अपने मन में सोचता है अब ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, ये पक्का झूठ बोल रही है। तभी लूसियस अपने फिंगर से कुछ करता है और उस लड़की की सारी डिटेल्स एक विंडो सिस्टम में ओपन हो जाती है, जहां हमें उसका नाम आयरा लेवल 6 बताया जाता है और उसकी स्पेशलिटीज़ अकाउंटिंग, थ्योरी, एक्टिंग है। और इस समय वो एक मेड की जैसा एक्टिंग कर रही है। आयरा बोलती है माय लॉर्ड, मुझे अकाउंटिंग के बारे में बहुत नॉलेज है, अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं डेफिनेटली आपके सोच से भी अधिक अच्छा करूँगी। लूसियस उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद कहता है ओह ऐसा क्या। फिर वो अपने मन में सोचता है मानना पड़ेगा इसका वर्क तो मुश्किल था ही, साथ में इसने पहले से ही प्लान बना के रखा था मुझे धोखा देने की। तो फिर अब तुम देखो कि मैं कैसे तुमसे इसका एडवांटेज लूँगा। और वो बहुत डेविल वाली स्माइल कर रहा होता है। फिर सीन कुछ समय पहले का शिफ्ट होता है जहाँ मोटे से लड़के को गेम खेलते हुए हमें दिखाया जाता है और लूसियस बताता है ये एक गेम है जिसे द लीजेंड ऑफ द हीरोइन के नाम से जाना जाता है। ये एक एरेटिक गेम है जहाँ तुम वॉरियर बन सकते हो और लड़कियों के साथ सिस्टम भी कर सकते हो। लूसियस बोलता है लेकिन एक दिन जब मैं उठा तभी कोई बोल रहा होता है ये क्या बकवास है, मैं कहाँ हूँ, मैं एक कैरेक्टर बन गया था इस एरेटिक गेम का। फिर लूसियस बोल रहा होता है क्या यह सपना है। फिर वो अपने गालों को खींचते हुए कहता है लेकिन मुझे इस फ्रस्ट्रेटिंग और स्टूपिड इडियटिक कैरेक्टर में ही क्यों बदलना था, मैं आखिर इस बास्टर्ड के बॉडी में कर क्या रहा हूँ। फिर वो बताता है जल्द ही ये ठरकी उस मेड के ट्रैप में फंस जाता और इसकी क्रश को भी कोई और आदमी ले जाएगा और आगे चलकर ये अपने सारे पैसों को गंवा देगा जो कि यहाँ के किसानों के हैं। फिर लूसियस कहता है अब इससे ज़्यादा बुरा भी मेरे साथ कुछ होना रह गया है। फिर वो कहता है एक मिनट शायद ये वर्क करे। फिर वो स्टेटस विंडो का नाम लेता है जिससे कि लूसियस बहुत खुश हो जाता है और उसके सामने एक इन्फॉर्मेशन बताई जाती है जहाँ उसका नाम लूसियस लेवल 36 स्ट्रेंथ एक नॉर्मल आदमी से 18 गुना होता है और उसके स्पेशलिटीज़ के बारे में बताया जाता है जो आप देख सकते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां वो सोच रहा होता है जब मैं इस बास्टर्ड के बॉडी में आया था तब पहले तो मैं बहुत शॉक्ड था, लेकिन अब मैं सोचूं तो ये ठीक ही है, मुझे कोई बेवकूफ़ की तरह ट्रीट नहीं करता क्योंकि अब मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ की तरह एक्ट कर रहा हूँ। तभी आयरा उसका ध्यान अपनी तरफ करती है जिसे देखकर लूसियस कहता है ठीक है मैं तुम्हें अकाउंटेंट बनाने के बारे में सोचूंगा, क्या तुम जाकर रॉबिन को मेरे लिए बुला सकती हो। आयरा बोलती है यस माय लॉर्ड। तभी दरवाजे पे कोई आता है और बोलता है मैं रॉबिन माय लॉर्ड, मुझे इजाज़त दें अंदर आने के लिए। लूसियस कहता है तुम अंदर आ सकते हो। तभी रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर होता है। वो आते ही लूसियस को ग्रीट करता है। लूसियस बोलता है तो इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, जो मैंने तुम्हें आयरा के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोला था। रॉबिन बोलता है माय लॉर्ड, मैं आपको इसकी रिपोर्ट देना चाहता हूँ और उन दोनों के बीच बहुत कुछ बातें होती हैं जो हमें नहीं बताया गया है। फिर लूसियस बोलता है तुमने बहुत हार्ड वर्क किया इस रिपोर्ट के लिए, तुम्हारा ये कहना है कि आयरा हर दिन अकाउंटिंग वर्क जहाँ होता है वहाँ चक्कर लगाती है और वो कुछ दिनों से एक गार्ड से मिलने जाती है जिसका नाम कार्ल है। रॉबिन कहता है यस माय लॉर्ड, और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं। लूसियस कहता है अपने मन में आयरा बस अब मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकता। फिर वो हंसते हुए रॉबिन को कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया गया और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को जहां हमें आयरा को दिखाया जाता है। तभी कोई कहता है कौन है वहां पर। आयरा क्या ये तुम हो। आयरा कहती है हाँ मिस्टर रॉबिन ये मैं हूँ। तभी रॉबिन को दिखाया जाता है जो बोलता है
क्या तुम थोड़ा सा मेरी हेल्प कर सकती हो? आयरा बोलती है हाँ क्यों नहीं। तभी हमें उन दोनों को अंडरग्राउंड बेसमेंट में दिखाया जाता है, जहाँ आयरा अपने मन में सोचती है ये तो स्टोरेज रूम जानने का रास्ता है, और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो स्टोरेज लॉक को ध्यान से देखते हुए कहती है एक कॉम्बिनेशन लॉक, ओह ये तो बहुत आसानी से खुल गया। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ कई सारे इक्विपमेंट और सोने चांदी रखे होते हैं। रॉबिन बोलता है इसको यहाँ से हटाकर साइड वाले डेस्क पर रखना है, और ध्यान रखना किसी भी आइटम पे स्क्रैच नहीं आने चाहिए। जिसे देखकर आयरा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहती है वाह, मैं तो केवल ये सोच रही हूँ कि इनकी कीमत कितनी होगी। तभी रॉबिन उसे आवाज़ देता है जल्दी मेरी हेल्प करो इन सबको यहाँ से हटाने में। आयरा ईविल स्माइल करते हुए कहती है अब मुझे अकाउंटिंग की जॉब की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ सीन रात को शिफ्ट होता है, जहाँ उसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में हमें आयरा और एक भोंदू से लड़के को दिखाया जाता है। वो लड़का वही होता है जिसके बारे में रॉबिन ने लूसियस को रिपोर्ट दिया होता है कि आयरा कुछ दिनों से उस लड़के से मिल रही है। कार्ल कहता है ये बहुत रिस्की है, देख के तो ऐसा लग रहा है ये इनके जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन किया गया है। अगर हम यहाँ पकड़े गए तो ऑन द स्पॉट किल कर दिए जाएंगे। आयरा बोलती है हमें सतर्क रहना होगा और अभी अंधेरा है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो भाड़ में जाओ, मैं खुद से ये सब हैंडल कर लूँगी। तभी कार्ल कहता है अरे अरे नहीं नहीं, तुम तो सबसे बेस्ट हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तभी कार्ल वहीं बगल से एक कैंडल को अपने हाथ में ले लेता है। फिर आयरा अपने मन में कहती है तुम बेवकूफ़ कार्ल, बस तुम वेट करो, जैसे ही ये सब ख़त्म होगा फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मैं बताऊँगी तुम्हें। फिर वो दोनों लॉक को ओपन करते हैं और अंदर चले जाते हैं। आयरा बोलती है कैंडल को सामने रख दो, और जैसे वो लोग कैंडल को सामने रख देते हैं वहाँ कई सारे खजाने देखने को मिलते हैं। तभी हमें किसी एक रोड को दिखाया जाता है जिस पे खून लगा रहता है, और इधर कार्ल के मुंह तो खुले रहते हैं खजाने को देखकर। तभी उसके पीछे से लूसियस एक रोड से कार्ल के सिर पर इतनी फोर्स से मारता है कि कार्ल उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, और आयरा लूसियस को देखकर बहुत डर जाती है, और लूसियस खतरनाक तरीके से आयरा को ही देख रहा होता है। आयरा कहती है रुको रुको माय लॉर्ड प्लीज़, मैं इस सब में नहीं थी, वो कार्ल था। लूसियस बोलता है तुम मुझे मत बताओ कि कैसे और क्या हुआ यहाँ पर। इधर आयरा रोते हुए बोलती है माय लॉर्ड, और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है आयरा बेड पर लेटी होती है, और तभी उसे होश आता है, और वो अपने सामने लूसियस को देखकर बहुत चौंक जाती है। तभी वो अपने हाथों और पैरों को हिलाती है, जो कि अभी तक तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन बाद में लूसियस आगे चलकर पता नहीं उसके साथ क्या करे। आयरा रोते हुए कहती है माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दो। लूसियस बोलता है मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने मेरे फादर के मोमेंटोज़ में चोरी करने की कोशिश की, तो इसके लिए तुम्हें रीपे तो करना होगा। फिर लूसियस उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है अगर मैं रूल्स को फॉलो करूं तो मुझे तुम्हें यहीं पे और इसी वक्त मार देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आयरा को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहती है माय लॉर्ड क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? तभी लूसियस कहता है हंसते हुए बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी इस गलती की सज़ा मैं किसी और तरह से देना चाहता हूँ जिसमें हम दोनों को मज़ा आएगा। तो गाइस आपको पता ही होगा इस स्टोरी का एमसी बिल्कुल विलन है, और आगे चलकर ऐसे बहुत से सीन आने वाले हैं। लूसियस आयरा के कपड़े फाड़ देता है और उसके मुंह को दबाकर उसके इधर उधर टच करने लगता है, और आयरा भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती। लूसियस आयरा के मुंह से अपने हाथों को हटाता है। आयरा कहती है प्लीज़ स्टॉप, लेकिन ये सही नहीं है। लूसियस हंसते हुए कहता है ठीक है फिर वो बहुत ख़तरनाक तरीके से कहता है अगर तुमने कोई भी साइन दिखाई मुझे रेजिस्ट करने की तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा, जिससे कि आयरा बहुत डर जाती है और कहती है इस पनिशमेंट से अच्छा तो ये है कि तुम मुझे मार ही दो। लूसियस उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके गालों पर चाटने लगता है, और फिर उसको पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती वो सारे काम करता है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। लूसियस आयरा के नीचे के कपड़े भी फाड़ देता है और कहता है आयरा बेबी अब बोलो मैं तुम्हें कैसी पनिशमेंट दूं, और वो उसके साथ बहुत गंदे गंदे काम करता है।
ये सब खत्म होने के बाद आयरा बोलती है माय लॉर्ड। लूसियस उसके उधर देखता है। आयरा बोलती है क्या ये सब अब ख़त्म हो गया? लूसियस हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, अभी ये तो तुम्हारी पनिशमेंट की केवल एक शुरुआत है। जिसे सुनकर आयरा ब्लश करते हुए लूसियस को देखती है, फिर वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। लूसियस उसे देखते हुए कहता है मेरी प्यारी आयरा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने किस डेविल से पंगा लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लूसियस को, जो हाथ जोड़कर खड़ा होता है और कहता है मैं एक प्रीस्ट हूँ और मैं ये प्रे करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर से आयरा के साथ सोने का मौका मिले। और फिर वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ मेरे इस लैंड के प्राइस को बढ़ा दो और इसके फसल हर साल अच्छे हों। सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसमें लिख कर आता है तुम्हारी फार्म लैंड की फर्टिलिटी बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू गेम, तुमने लड़की के साथ रात बिताई और प्रेयर किया, इसलिए तुम्हारे फार्म लैंड को और अधिक फर्टाइल प्राप्त होता है। लूसियस खुश होते हुए कहता है सच में ये फीलिंग बहुत बढ़िया है, जैसा कि ओरिजिनल गेम में होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे। तो गाइस स्टोरी ऑफ द विलेन के सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है लूसियस प्रे कर रहा होता है कि हे लॉर्ड, आप इन किसानों के कठिन परिश्रमों को देखते हुए यहाँ आएँ। और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है और प्लीज़ उन लैंड्स की कीमतों को बढ़ा दें। और उसके मन में चल रहा होता है कि आयरा तुम सेकंड राउंड के लिए तैयार रहो। और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके फार्म लैंड को उपजाऊ बनाया जाता है। लूसियस बोलता है सच में ये फीलिंग्स बहुत बढ़िया है, जैसा कि ओरिजिनल गेम में होता है। प्रेयर करने के बाद वैसे ही लैंड्स की कीमत बढ़ गई है। और पिछले चैप्टर में मैंने बोला था आप लोगों से कि जो फार्म लैंड की फर्टिलिटी बढ़ी है वो आयरा के साथ सोने की वजह से है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लूसियस कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है। लूसियस कहता है इन सब को देखते हुए ये पता चलता है कि मैं अभी खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ और यहाँ बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम हैं जिन्हें अब मुझे अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ओरिजिनल गेम में लूसियस केवल 50% टैक्स किसानों से लेता था और वो ब्लेसिंग को यूज़ करता था फार्म लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए, जिससे कि फसल अच्छी हो। और वो जो किसान थे वो ना टैक्स को ही प्रॉपरली भरते थे और साथ में वो ये कह देते थे कि इस साल फसल हुई ही नहीं। जहां आप देख सकते हैं लूसियस को सिस्टम की तरफ से टैक्स का केवल 10% मिला होता है और वो मोटू मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। इधर लूसियस को सिस्टम से वार्निंग मिल रहा होता है कि आप बैंकरप्ट हो रहे हैं। और फिर लूसियस बताता है इसको तो थोड़ा भी शक नहीं होता था किसानों और उनकी फैमिलीज़ के ऊपर, जबकि ये बैंकरप्सी के किनारे पर खड़ा हुआ है। फिर वो गुस्से से कहता है ये अकाउंटिंग बुक्स मुझे इरिटेट कर रही है। तभी वो वहाँ से उठकर सामने देखते हुए कहता है क्या वो लोग मुझे देखने आए हैं एक छोटी सी बात के लिए? लेकिन ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। फिर वो सामने देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है ये क्या है? हमें कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पर अनाज को लाते हुए दिखाए जाते हैं। लूसियस बोलता है ओह, मैं देख सकता हूँ कि ये लोग अपने टैक्स को पे करने के लिए आए हैं। फिर वो अपने उसी रोड को उठाते हुए कहता है तो फिर चलो अब कुछ बात करने का समय आ गया है। तभी मोटू उसे देखते हुए कहता है वो आ रहा है और लूसियस को ग्रीट करते हुए कहता है माय लॉर्ड कैसे हैं आप, क्या आपने भोजन किया? लूसियस बोलता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ सब बढ़िया चल रहा है। फिर हमें मोटू का पेट दिखाया जाता है, जिससे कि हमें ये तो पता चल जाता है कि इस समय मोटू से बढ़िया ज़िंदगी कोई भी नहीं जी रहा है। लूसियस अपने मन में कहता है देखो तो इस बास्टर्ड को, इसने खुद के लिए 3 नौकरों को रख रखा है जो कि इसके लिए काम करते हैं। मोटू के स्टेटस को लूसियस ओपन करता है जहां मोटू का लेवल 10 बताया जाता है और जॉब एक पीजेंट जो कि किसान होता है। मोटू बोलता है माय लॉर्ड इस बार फिर से ज़्यादा खेती नहीं हुई तो इस बार मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर वो हंसते हुए कहता है मैं अगले साल हार्ड वर्क करूंगा जिससे कि आपको पूरा टैक्स पे कर पाऊँ। फिर लूसियस उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उसे देखकर मोटू को कुछ समझ में नहीं आता तो वो भी हंसने लगता है। लूसियस बोलता है चलो चलते हैं उस लैंड को देखने जो तुमने मुझसे लिया है। मोटू उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है हैं ये क्या हो गया। फिर मोटू घबराते हुए कहता है असल में माय लॉर्ड क्या कुछ गलत हुआ है? तभी लूसियस बोलता है रॉबिन घोड़े को बाहर निकालो
और वो अपने रोड को मोटू के सामने कर देता है। मोटू डरते हुए कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मैं नेक्स्ट टाइम हार्ड वर्क करूँगा। लूसियस गुस्से से बोलता है, मैंने कहा ना कि चलो इसी वक्त। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मोटू कहता है, माय लॉर्ड हम पहुँच गए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है। और सिस्टम पे लिख के आता है कि मोटू झूठ बोल रहा है। फिर लूसियस कहता है, ये सब छोड़ो, जाओ वो डोर ओपन करो। मोटू कहता है, माय लॉर्ड हम हार्वेस्टर हैं तो हमारे घर की सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा आप वहाँ न जाएं। सिस्टम पे फिर से नोटिफिकेशन आता है कि ये मोटू का दूसरा झूठ है और उसे देखकर लूसियस का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो मोटू को पीटने लगता है। और फिर लूसियस दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंटर होता है और वहाँ दो लड़कियों को देखकर कहता है, ये तो किसी तरह भी देखने पर हार्वेस्टर की तरह नहीं लग रहे, क्या ये तुम्हारे डॉटर्स हैं? उधर दो तीन लोग जो काम कर रहे होते हैं वो लूसीफर को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो माय लॉर्ड हैं। और उधर मोटू कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। लूसियस कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा तो तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मोटू कहता है, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। सिस्टम पे लिख के आता है, ये इसका चौथा झूठ है। तभी लूसियस को नीचे एक दरवाज़ा दिखता है जहाँ पे लॉक लगा होता है और फिर उसे तोड़कर लूसियस अंदर जाने लगता है और उधर मोटू माय लॉर्ड प्लीज़ रुकिए ऐसा ही चिल्लाया जा रहा होता है। लूसियस को अंदर कई सारे बोरियां दिखती हैं जिन्हें देखकर लूसियस मोटू से कहता है, ये सब क्या है? मोटू कहता है, माय लॉर्ड ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें केवल भूसा भरा हुआ है। और ये उसका पांचवा झूठ होता है। लूसियस बोरी को पकड़ते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, मैं केवल इसमें से एक को चेक करना चाहता हूँ। और ये कहकर वो बोरी को फाड़ देता है जिसमें से अनाज निकलता है, जिसे देखकर लूसियस खुश होते हुए कहता है, ये तो मुझे कुछ और ही दिख रहा है। उधर मोटू अपने हाथ को जोड़कर कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे इसके लिए, केवल इस बार मुझे कृपया करके माफ़ कर दीजिए। तभी ऊपर से कुछ लोग मोटू को देखने लगते हैं जिसे देखकर मोटू कहता है, ओह शिट, ये तो बहुत शर्मनाक है। मोटू गुस्से से कहता है, मैं इस सब में अकेला नहीं हूँ। लूसियस तभी उसको अपने रोड से मारते हुए कहता है, अगर तुम अकेले नहीं हो इस सब में तो फिर मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। और वो एक ही हिट में मारा जाता है। फिर लूसियस बगल में दोनों लड़कियों को देखते हुए कहता है, इसने टैक्स को नहीं दिया और कई सारे अमाउंट में अनाज को छिपाने के जुर्म में इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और फिर अपने रोड को उन दोनों के सामने करते हुए कहता है, और इस सब में इसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, इसलिए उन्हें भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। वो दोनों डरते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड प्लीज़ हमें ज़िंदा छोड़ दें, हम मरना नहीं चाहते। तभी रॉबिन बोलता है, माय लॉर्ड क्या सच में आप ये करना चाहते हैं? ये दोनों उस मोटू के डॉटर्स हैं। लूसीफर कहता है, मैंने पहले ही इन दोनों के बारे में सोच लिया है, तो अभी के लिए इन दोनों को यहाँ से उठाओ और मेरे सेलार बेसमेंट में लेकर जाओ और अच्छे से बांध देना वहाँ पे। तो गाइज़ अभी ये कुछ नहीं, आगे लूसियस की क्रूएल्टी देखना आप, जो कि बिल्कुल डेविल वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसियस कह रहा होता है, मैं एग्जीक्यूशन का रिज़ल्ट देख सकता हूँ। अब जितने भी किसान हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा खेती कर रहे हैं पहले के मुकाबले। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही महीनों में अपने सारे फाइनेंस को रिकवर कर लूँगा। अभी कोई कहता है, माय लॉर्ड सिस्टर शायरी आपसे मिलने आई हैं। लूसियस कहता है, मैं पहले से ही फिगर आउट कर सकता हूँ जितने भी दबे हुए इशूज़ हैं, क्योंकि लूसियस को पहले से ही इस गेम में जो हुआ है और जो होने वाला है वो सब पता होता है, जितने भी इवेंट्स हैं। लूसियस कहता है, तो ये समय है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने का। तभी कोई कहता है, हेलो माय लॉर्ड, और हमें शायरी को दिखाया जाता है जो कहती है, मैंने आपके लेटर को रिसीव किया था, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आई हूँ। लूसियस कहता है, शायरी की स्टेट्स तो बहुत अच्छी हैं जितना मैंने सोचा था उससे। शायरी का स्टेटस दिखाया जाता है लेवल 10, जॉब सिस्टर ऑफ द प्रोटेस्टेंट चर्च, लाइकेबिलिटी 78 होता है। लूसियस रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है, शायरी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है जब मैंने ये सुना कि वो फ्यूडल लॉर्ड तुम्हारे ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है। शायरी रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना फिक्र करते हो। लूसियस कहता है, ये सब ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसे सुनकर शायरी बहुत इमोशनल हो जाती है। लूसियस कहता है, तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे पास एक प्रीस्ट और फ्यूडल लॉर्ड का स्ट्रेंथ है, क्योंकि लूसियस भी एक फ्यूडल लॉर्ड के साथ साथ एक प्रीस्ट भी होता है। और लूसियस कहता है, तुम यहाँ पर अभी से काम कर सकती हो और तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम मुझसे बोलना।
शायरी कहती है, माय लॉर्ड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लूसियस अपने जगह से उठते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है इसके लिए। शायरी बोलती है, ठीक है माय लॉर्ड, मुझे बताएं क्या कंडीशन है। लूसियस शायरी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ तुम मुझे केवल लूसियस बुला सकती हो जब हम दोनों अकेले हों। शायरी ब्लश करते हुए कहती है, हाँ लूसियस, और उसकी लाइकेबिलिटी 82% पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर लूसियस कहता है, थैंक यू शायरी, और मन में कहता है, शायरी मैं वो हूँ जो जल्द ही तुम्हारे साथ बिस्तर पे होगा। फिर लूसियस बताता है, शायरी ने काम करने से पहले सारे इवेंट्स को पता लगाया है जो अभी जल्द ही यहाँ पर हुए हैं, और उसने मुझसे विनती की है कि आयरा और मोटू के डॉटर्स को छोड़ दूँ मैं। फिर नेक्स्ट सीन में लूसियस किसी से कह रहा होता है कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ पर, अभी के लिए मेरे साथ बेसमेंट में चलो। और कोई कहता है, यस माय लॉर्ड। फिर हमें दो लोगों को बेसमेंट में दिखाया जाता है, जिसमें से लूसियस अपने मन में कहता है, सारी के बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से मोटू के डॉटर्स के लाइफ को मैं बख्श रहा हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया है कि उनको मैं एक स्लेब्स की तरह सेल कर दूँगा। और हमें वहीं आयरा को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हंस रही होती है, जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है, इसे क्या हुआ, क्या ये कुछ दिनों से प्रिजन में रहने के कारण पागल हो गई है। फिर हमें लूसियस के साथ वाले बंदे को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है, क्या यही है वो स्लेव जिसे आप बेचना चाहते हैं। लूसियस कहता है, नहीं, वो इसके अपोजिट वाले प्रिजन में है। फिर वो दोनों उन्हें देखते हैं, जिसे देखकर चश्मे वाला आदमी कहता है, इनकी बॉडी शेप बहुत अच्छी है और चेहरा भी अच्छा है। और हमें उन दोनों लड़की को दिखाया जाता है जिन्हें लूसियस ने नेग्ड करके बहुत बुरी तरीके से बांध रखा होता है, और वो दोनों रो रही होती हैं। लूसियस कहता है, क्या किसी तरह भी तुम इन्हें हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हो जिससे कि ये दोनों ज़्यादा आवाज़ न निकाल पाएँ। वो आदमी कहता है, ठीक है, ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। लूसियस अपने मन में सोचता है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये दोनों बाहर जाकर मेरे बारे में कैसी अफवाहें फैलाती। फिर लूसियस आयरा को देखते हुए कहता है, पता नहीं किस कारण के वजह से ये इतना पागल हो रही है। आयरा लूसियस को अपनी तरफ देखते हुए देखती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। लूसियस कहता है, ये बिच, ऐसा लग रहा है ये पागल होने की एक्टिंग कर रही है मेरे सामने। अभी बगल में वो आदमी कहता है, माय लॉर्ड। लूसियस बोलता है, क्या हुआ। फिर वो आदमी इविल स्माइल देते हुए कहता है, इस पिंक हेयर्ड बाल वाले लड़की को आप सेल मत करना। तभी आयरा वहाँ से भाग जाती है और पीछे बैठकर रोने लगती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर लूसियस बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और वो आदमी लूसियस से कहता है, इस लड़की के साथ मुझे कुछ देर के लिए खेलना है। लूसियस कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो आदमी वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं आपके बातों को समझता हूँ। तो गाइज़, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो गाइस, द स्टोरी ऑफ द विलेन के थर्ड चैप्टर में हमें दिखाया जाता है, वो चश्मे वाला आदमी वहाँ से हंसते हुए जा रहा होता है और लूसियस से कहता है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, इसलिए अब आप ही मज़ा कीजिए इस लड़की के साथ। तभी आयरा फिर से अचानक से लूसियस के सामने आकर हंसने लगती है, जिसे देखकर लूसियस उसे गाली देते हुए कहता है, तुम बीच। और आयरा और तेज़ी से हंसने लगती है। फिर उसे देखकर लूसियस कहता है अपने मन में, ये तो होना ही था तुम्हारे साथ। फिर वो हंसते हुए कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है उसकी ज़िंदगी को मैं बर्बाद कर देता हूँ। और आयरा, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया। फिर वो प्रिजन में लगे हुए लोहे को इतनी तेज़ी से पकड़ता है कि वो टेढ़ा हो जाता है, जिसे देखकर आयरा भी डर कर पीछे हट जाती है। और लूसियस बोलता है, मैं अभी तक तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन 3 दिनों के बाद का शिफ्ट होता है, जहां आयरा को 2 गार्ड पकड़कर पिटा कैस्टल के गेट के सामने लेकर आते हैं। वहां कई सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। आयरा अपने मन में सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे कैसी पनिशमेंट मिलने वाली है, लेकिन क्या ये लोग केवल दिखाने के लिए लाए हैं इन लोगों को कि मैं एक चोर हूँ, और बताने के लिए। फिर वो हंसते हुए कहती है, लगता है वो अभी भी एक बच्चा है और बहुत बेवकूफ़ भी। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक पागल की तरह एक्ट करने की, और तुम बस कुछ देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगी रूमर्स फैलाकर। लूसियस तभी वहाँ अनाउंस करता है कि एग्जीक्यूशन को शुरू किया जाए, और फिर वो बताता है कि इस लड़की ने एक चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए आप लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि आप लोग इसे जो भी सज़ा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ताकि इसे अपने गलती पर पछतावा हो।
फिर वो कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इसे केवल एक नए पर्सन की तरह एक्नॉलेज करो, और आप लोग जो भी सज़ा इसे देंगे अगर ये पूरा कर लेती है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। और ये सब सुनकर आयरा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि एक सज़ा देने से पहले इन्फॉर्मेशन ये लोग इकट्ठा करेंगे, जिससे कि उसी के आधार पर ये लोग उसे सज़ा दें। इससे ये होगा कि जितने भी लूसियस की करतूतें हैं वो आयरा सभी के बीच फैला सकती है। लेकिन तभी लूसियस बोलता है, गार्ड प्लीज़, जितने भी कपड़े आयरा ने ऊपर नीचे पहन कर रखे हुए हैं उन्हें उतार दो। और ये सुनकर तो आयरा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और फिर आगे बढ़कर आयरा के जितने भी कपड़े होते हैं वो फाड़ देते हैं। और ऑफकोर्स लूसियस को सारे प्लान पता होते हैं जो आयरा ने बनाए होते हैं। पहले तो वो पागल होने की एक्टिंग कर रही थी, जिससे कि लूसियस को ये यकीन हो जाए कि वो जितने भी लूसियस के इविल काम है वो बाहर जाकर नहीं फैलाएगी, जैसे कि मोटू के डॉटर्स को एक स्लेव की तरह बेच देना। लूसियस उसे देखता है जहाँ सारे लोग आयरा के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लूसियस बोलता है कि तुम इस पनिशमेंट के बाद जब पूरी तरीके से टूट जाओगी तो फिर लास्ट में मेरे पास ही आओगी। और वो बताता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग बेशर्मों की तरह उस पर टूट गए हैं। 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ आयरा की एक न्यूड फ़ोटो लगी होती है और जितने भी लोग होते हैं उसे देखकर पागल हो रहे होते हैं। और इधर आयरा को 3 दिनों तक लूसियस ने अच्छी तरीके से ट्रीट किया, और वहीं जितने भी लोग परवर्टेड मैन हैं और शक्ल से बिल्कुल भूखे हुए दिख रहे हैं वो सारे लोग 3 दिनों तक लगातार रोज़ इकट्ठा होते हैं और आयरा की अश्लील फ़ोटोज़ देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां लूसियस अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही दूर तक चला गया, लेकिन ये वो थी जिसने मुझे अप्रोच किया, मजबूर किया मेरे साथ स्कैम करके। उधर आयरा चीख रही होती है उन ठरकियों का सामना करते हुए, और इधर लूसियस मस्त सिगरेट जलाकर उसे ही देख रहा होता है। और तभी लूसियस कहता है, सभी लोग रुको, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उधर वो लोग कहते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ करने का टाइम ही कहाँ मिला है। लूसियस बोलता है, ठीक है, बाकी की पनिशमेंट अगले दिन होगी। और उस रात जब लूसियस आयरा के रूम जाता है तो आयरा लूसियस के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, और फिर वो रोते हुए कहती है, माय लॉर्ड, मुझे पता चल गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिर वो चाहे जो भी हो, बस आप मेरे पनिशमेंट को रोक दीजिए। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आयरा की कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आया है। लूसियस उसे अपने गले लगाकर अपने मन में कहता है, सच में इसके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक होगा, क्योंकि ये इससे पहले एक नोबेल की तरह ट्रीट की जाती थी। आयरा कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर लूसियस कहता है, चिंता मत करो आयरा। फिर वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, आज से तुम्हारी पनिशमेंट मेरी एक स्लेव की तरह होगी और हम दोनों काफ़ी मज़ा करेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मोटा सा आदमी चिल्ला रहा होता है। वो कहता है, तुमने मेरे शायरी को यहाँ पर काम पे क्यों रख रखा है। उसके बारे में हमें लूसियस बताता है कि ये एक फ्यूडल लॉर्ड है मेरे नाइबर लैंड का, जो कि ट्राई कर रहा है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के एडवांटेज को उठाने का। लूसियस कहता है, माय लॉर्ड, मेरे पास पूरा अथॉरिटी है कि मैं एक प्रीस्ट को अपने पास काम पे रख सकता हूँ। फिर फ्यूडल लॉर्ड कहता है कि जितने भी फ्यूडल लैंड्स हैं वहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ चलते हैं, लेकिन क्यों, क्या मतलब इसका कि तुम शायरी के माता पिता को भी ले गए। फिर लूसियस कहता है, क्यों, क्या मतलब क्यों। ये इसलिए क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूँगा, ये सही है। जिसे सुनकर एक पल के लिए फ्यूडल लॉर्ड भी घबरा जाता है कि लूसियस को ये सब कैसे पता चल। फिर वो घबराते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो अपनी उंगली लूसियस की तरफ करते हुए कहता है, मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे याद रखूँगा। उसके वहाँ से जाते ही लूसियस कहता है, जल्द ही ये मेरे हाथों से पक्का मरेगा। और फिर वहाँ रॉबिन कहता है, माय लॉर्ड, ये मैं हूँ रॉबिन। लूसियस कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। फिर वो लूसियस को रिपोर्ट देते हुए कहता है, गार्ड्स ने कुछ लुटेरों को पकड़ा है। लूसियस अपने रोड को उठाते हुए कहता है, बहुत अच्छे, चलो कुछ बातें करते हैं उनसे। और फिर हमें शायरी लूसियस और रॉबिन को साथ में दिखाया जाता है। तभी लूसियस बोलता है, रॉबिन, फ्यूडल लॉज के हिसाब से क्या पनिशमेंट होती है बैंडिट्स के लिए। रॉबिन बोलता है, यस माय लॉर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं, उन लोगों के केवल सर काट दिए जाते हैं। जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर लूसियस उसके सामने रोड को करते हुए कहता है, तो इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं।
वो आदमी डरते हुए कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। तभी लूसियस को शायरी कहती है, नहीं माय लॉर्ड। लूसियस कहता है, हाँ शायरी क्या हुआ? शायरी बोलती है, जो हमारा चर्च है वो हमेशा जीवित चीज़ों के जन्म पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कैसा रहेगा कि इनको एक दूसरा मौका हम दें जिससे कि ये अपने गलतियों को सुधार सकें। लूसियस उसकी ऐसी बातें सुनकर अपने मन में ही कहता है, अगर ये ऐसा ही कहती रही तो कैसे चलेगा। जैसा कि पहले इसने मुझे मोटू के डॉटर्स और आयरा को छोड़ देने को बोला, और अब लुटेरों को भी, जो कि इस समय टॉप पर आते हैं। शायरी से मैं क्या ही सपोज कर सकता हूँ जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन मैं इसके लॉजिक के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। फिर वो शायरी से कहता है, हाँ ठीक है शायरी, मैं इन्हें सेकंड चांस दूंगा। मैं तो बस अपने लैंडलॉर्ड के पोजीशन के हिसाब से सोच रहा था, और मैं एक आर्कपिस्ट की तरह अपनी ड्यूटी को निभाना लगभग भूल ही गया था। जिसे सुनकर शायरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके लिए थैंक यू भी बोलती है लूसियस को। तभी लूसियस उसके सिर पर पेट करते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हारे वजह से समझ में आ गया है कि एक चोर को भी थोड़ी बहुत दया दिखानी चाहिए। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा एक प्रीस्ट के जैसा ही इमेज शायरी के सामने अच्छा होगा, क्योंकि अभी के लिए शायरी की अफेक्शन वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं गेस कर सकता हूँ कि शायरी को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं उसके सिर पर ऐसे पेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है इसके साथ बेड पर जाने की। उधर जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो इन दोनों की ऐसी रोमांटिक सीन को देखकर समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी एक बैंडिट अपने सिर को नीचे पटकते हुए कहता है, माय लॉर्ड मैं एक नए पर्सन की तरह बन के दिखाऊंगा आपको, बस आप मुझे एक चांस दीजिए। लूसियस उसे देखकर अपने मन में कहता है, क्या माफ़ी? इस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर तभी तीनों लोग अपने सिर को झुकाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं, जिसे देखकर लूसियस पहले तो अपने मन में कहता है, मैं इनके इस सेमलेस एक्शन को एक बुक की तरह रीड कर पा रहा हूँ। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक घर और रहने के लिए कुछ लैंड्स प्रोवाइड करूँगा, और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग हार्ड वर्क करोगे और एक नए पर्सन की तरह बनकर दिखाओगे। जिसे सुनकर वो बैंडिट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं, और फिर वो लोग लूसियस का शुक्रिया करते हैं इसके लिए और कहते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे। फिर वो शायरी की तरफ देखते हुए कहता है कि शायरी प्लीज़ इन सब के ऊपर ध्यान रखना, और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, और मुझे इस फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब केवल मैंने तुम्हारे लिए किया है। और मन में कहता है कि मेरा शायरी के साथ अभी भी एक फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, लेकिन वो समय आ गया है कि अब इसे चेंज किया जाए। तो गाइज़, जो भी इस मांगा को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, प्लीज़ इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप लोग इस मांगा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। नहीं तो फिर मैं कोई और मांगा को एक्सप्लेन करूँगा। और बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो। मिलेंगे जल्द ही इसके नए चैप्टर में। तो गाइस, इस चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, लूसियस शायरी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, शायरी मैं होप करता हूँ कि मुझे मेरे इस फैसले पर कोई रिग्रेट ना हो, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। फिर राइटर हमें बताता है कि जैसा एक्सपेक्ट था, ये थीव्स का इंसिडेंट काफ़ी बड़ा इशू बन गया और चारों तरफ फैल गया। तभी हमें उन्हीं बैंडिट्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बैंडिट बोलता है, अरे नहीं ओल्ड मैन, क्या तुम फिर से शुरू हो गए? वहीं हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कहता है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम जैसे चोरों को फील्ड और हाउसेस क्यों दिए जा रहे हैं? तभी वो बैंडिट्स बोलता है, तुम्हारे लॉर्ड ने हमें माफ़ कर दिया, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है तो जाकर उनसे पूछो। ओल्ड मैन कहता है, माय लॉर्ड आपने ऐसा क्यों किया इन ट्रेस लोगों के साथ? तभी वो बैंडिट्स भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ट्रेस कहने की? और जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उन्हें रोक रहे होते हैं और उनकी ऐसी ही लड़ाई चल रही होती है, जिसे पीछे खड़े होकर शायरी भी उन्हें देख रही होती है। शायरी अपने मन में कहती है, ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मेरी वजह से ही इन लोगों को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। फिर सीन रात के समय शिफ्ट होता है, जहाँ हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है, और फिर हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कहता है, ये तो वही लोकेशन लग रही है जैसा कि गेम में बताया गया है, और अगर गेम के बताए गए लेवल के सिमिलर इन लोगों का लेवल भी हुआ तो मैं इन्हें अकेले ही हंट कर सकता हूँ। तो लूसियस को यहाँ पर गेम का कोई मिशन मिला है जिसे वो पूरा करने के लिए आया है। लूसियस सामने वाले आदमी का स्टेटस देखता है
जहां उसका नाम कार्ल लेवल 15 और जॉब थीफ गार्ड होता है। फिर लूसियस अपने स्टिक से उसके सिर पर हिट करता है, जिससे कि वो आदमी एक ही हिट में मारा जाता है। और लूसियस वहां से अंदर की तरफ जाते हुए कहता है, चलो अब कुछ शांति फैलाने का समय आ गया है। फिर वो उन्हीं बैंडिट्स के ग्रुप के बंदों को बहुत ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देता है। लूसियस उन तीनों बैंडिट्स को देखकर कहता है, चलो मुझे खुद को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम लूसियस है और मैं इस पेटारलैंड का लैंडलॉर्ड हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा बेडेस्ट लग रहा होता है। तभी उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, ये सन ऑफ बिच ये फिर से यहाँ पर आकर क्या करना चाहता है। और अगले ही पल वो बंदा वहाँ से गायब होता है, जहाँ पे हमें कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। और लूसियस कहता है, जब मैं बात करूँ तो कोई भी बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता। तभी बगल वाला बंदा भी बोल देता है बीच में कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या अभी। और अगले ही पल वो भी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके जगह पर हमें खून के छींटे दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ऊपर पहुँच चुका है। और उनमें से जो अकेला बैंडिट्स बचा होता है वो कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ माय लॉर्ड, बस मुझे छोड़ दीजिए। लूसियस उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, ठीक है फिर कल तक ऐसा सीन होना चाहिए कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मैंने जितने भी लैंड्स और हाउसेस दिए थे वो तुम लोगों ने किसी और को बेच दिया, जिससे कि गुस्से में आकर मैंने ये सब किया। और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हारे लाइफ को छोड़ दूंगा और कभी भी तुम्हें मैं ढूंढूंगा नहीं। और वहीं उस बैंडिट्स को जब ऐसा लगता है कि उसे अभी भी जीने का एक मौका मिल रहा है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यस सर, मैं अपना बेस्ट करूंगा। और फिर अगले दिन वैसा ही होता है जैसा लूसियस ने प्लान किया होता है। सभी तरफ भगदड़ मची होती है और सभी को ऐसा ही लग रहा होता है कि लूसियस को उन बैंडिट्स ने धोखा दिया, इसलिए लूसियस ने उन्हें मार डाला। और तभी हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि मैं होप करता हूँ कि शायरी को भी मेरे ऊपर कोई शक ना हुआ हो कि मैंने उन बैंडिट्स के साथ क्या किया। तभी गेट पर कोई आकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं शायरी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। लूसियस कहता है, क्या, रुको एक मिनट। लेकिन उसकी पूरी बात होने से पहले ही शायरी अंदर आ जाती है और लूसियस को देखकर बहुत हैरान होती है। और तभी हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कि अपने सिर पर एक कपड़े को डालकर वहीं पर बैठा होता है और उस कपड़े पर खून के धब्बे लगे होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि वो खून के धब्बे किसके हैं। शायरी उसे देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है, माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? मुझे जैसे ही ये पता चला कि आपकी फाइट उन थीव्स के साथ हुई है तो मैं यहाँ पर आ गई। लूसियस रोते हुए कहता है कि वो बैंडिट्स यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और मैं जब उन्हें रोकने के लिए गया तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। शायरी हैरान होते हुए कहती है, क्या ऐसा हुआ था? लूसियस कहता है, हाँ, मैं तो केवल तुम्हारी एडवाइस सुनकर उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। शायरी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो लूसियस, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। और शायरी की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं लूसियस की ऐसी हालत देखकर। लूसियस कहता है, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खुश कर सकती हो? शायरी लूसियस को गले लगाकर कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लूसियस कहता है, क्या सच में? और उसको आप देख ही सकते हैं। लूसियस कहता है, ठीक है, अभी के लिए क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो? और शायरी वहाँ पर बैठ जाती है और फिर लूसियस उसके काफ़ी ज़्यादा करीब जाकर कहता है, शायरी, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो गाइज़, आप लोगों ने सही सुना, लूसियस ने उसे प्रपोज कर दिया है। और उसकी बात सुनकर शायरी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। फिर लूसियस उसे किस करने लगता है, जिसे देखकर पहले तो शायरी उसे मना करती है, लेकिन फिर लूसियस के इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाती है। और इसके आगे के सीन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। लूसियस उसके साथ केवल अपने हाथों को इस्तेमाल करता है और आगे आप समझ जाएं। नेक्स्ट सीन में हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने डिज़ायर को किसी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शायरी की लाइकेबिलिटी कम हो जाए मेरे गलत एक्शन से। तभी वहाँ रॉबिन आकर कहता है, माय लॉर्ड, मैं रॉबिन। लूसियस कहता है, ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी रॉबिन वहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है, माय लॉर्ड, कुछ बुरा हुआ है। डीमन किंग को रिजरेक्ट किया जा रहा है। रिजरेक्ट मतलब वापस ज़िंदा किया जा रहा है। लूसियस हैरानी से कहता है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम हल्के में लें, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। जाओ और जितने भी नाइट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करो। और फिर हमें उसके नीचे आयरा को दिखाया जाता है, जिसके स्टेटस को दिखाया जाता है, लव पॉइंट 100 हो गए हैं। और कोई मुझसे ये मत पूछना कि वो टेबल के नीचे क्या कर रही है। रॉबिन वहाँ से जाते हुए कहता है, यस सर, मैं जितने भी नाइट्स हैं उन्हें रेडी करता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक गोब्लिन को दिखाया जाता है जिसकी फाइट लूसियस के साथ हो रही होती है। लूसियस उसके अटैक को पहले रोकता है और फिर उसको काफ़ी आसानी से मार देता है। और वहीं हमें रॉबिन को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मुश्किल से ही गॉब्लिन के साथ फाइट कर पा रहा होता है। लूसियस अपने मन में कहता है, जहाँ तक मुझे याद है ये डीमन किंग काफ़ी पहले ही मारा गया था, लेकिन अब कुछ मॉन्स्टर लोग मिलके उसे रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये सारे मॉन्स्टर मेरे फ्यूडल लैंड में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। और फिर लूसियस रॉबिन से कहता है मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। रॉबिन कहता है यस माय लॉर्ड, क्या मुझे उन नाइट्स को रोक देना चाहिए कि वो यहाँ पर ना आए। और रॉबिन का लेवल हमें दिखाया जाता है जो कि पहले लेवल 20 था और अब 30 हो गया होता है। लूसियस कहता है नहीं, पहले हम वापस चलेंगे और हम थोड़ा रेस्ट करके फिर वापस आएंगे पूरी तैयारी करके। और फिर हमें लूसियस का भी लेवल दिखाया जाता है जो कि पहले 36 था और अब 45 हो गया होता है। रॉबिन कहता है ठीक है सर, मैं घोड़े गाड़ी को तैयार करता हूँ। और फिर हमें उन दोनों को घोड़े गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबिन तो मस्त सो रहा होता है। लूसियस अपने मन में कहता है मैं होप करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मेंशन में पहुंच जाऊं क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूं। और फिर हमें कुछ आवाज़ें सुनाई जाती हैं जिससे कि लूसियस की आंख खुल जाती है और वो कुछ बगल में ऐसा देख लेता है जिससे कि कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और फिर हमें एक एल्फ लड़की को दिखाया जाता है जो कि रॉबिन को उसके बालों से पकड़ के रखी होती है और रॉबिन माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे जाने दो, जिसे देखकर लूसियस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए दौड़ता है। लेकिन वो एल्फ लड़की लूसियस के अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेती है और लूसियस उसे देखते हुए कहता है क्या यह अभी मरी नहीं। लूसियस उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए दौड़ता है लेकिन इस बार एक लड़का आकर अपने शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है। इसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है और अपने मन में कहता है इसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर दिख रहा है। फिर वो कहता है मुझे याद आ गया ये बास्टर्ड कौन है। फिर हमें राइटर बताता है इस गेम का मेन कैरेक्टर अपीयर हो चुका है जिसका नाम वॉरियर एई है। लूसियस तभी अपने मन में कहता है अगर मैं ओरिजिनल गेम के स्टोरी को फॉलो करूं तो ये मुझसे तब मिलता जब इसके पार्टी में 15 लोग होते, लेकिन अभी के लिए केवल एक एल्फ है इसके पार्टी में और इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी और ये दोनों ही कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिससे कि मैं इस फाइट को टाल सकूं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मैं अभी इनसे फाइट करता हूं तो मेरे हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो एल्फ लड़की अपने बॉस से लूसियस को टारगेट करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, तुम लोग भी डीमन किंग के साइड पर हो। जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है लगता है अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे फाइट करनी ही होगी। तभी एई उस लड़की को रोकते हुए कहता है एरिना रुको, ये फ्यूडल लॉर्ड हैं। फिर एई लूसियस से माफ़ी मांगता है इस सब के लिए। गाइस एई का नाम मुझसे लिया नहीं जा रहा है तो इसलिए मैं इसे एडी कहूँगा, आप लोग समझ जाना। ये ओरिजिनल गेम का मेन कैरेक्टर है। तभी एडी लूसियस के सामने नील डाउन करते हुए कहता है मैं हीरो हूँ और मेरा नाम एडी है। तो हीरो बेसिकली उन्हीं को कहा जाता है जो दूसरों की मदद करते हैं और इनकी अच्छी खासी कल्टीवेशन होती है और लेवल भी। और एडी लूसियस को बताता है कि इसका नाम एरिना है और ये एहिल्डन की प्रिंसेस है। और उधर एरिना काफ़ी र्यूडली तरीके से लूसियस से कहती है तुम एक लोली हाफ एल्फ हो, तुम जल्दी से मेरे सामने नील डाउन करो और अपने सिर को झुकाओ क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। लेकिन लूसियस उसे इग्नोर कर देता है और रॉबिन को हील करने लगता है। और लूसियस एडी से कहता है लेकिन वो क्या रीज़न है कि तुम यहाँ पर आए हो। उधर एरिना कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि लूसियस ने उसे इग्नोर कर दिया था जिसे एडी किसी तरह रोक रहा होता है। और तभी एडी बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए और इसकी मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है डीमन किंग को हराने के लिए। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होती है और इसका अगला चैप्टर जल्द ही आ जाएगा। मेरा यूनिट टेस्ट चल रहा था इसलिए ये चैप्टर काफ़ी लेट में आया है और आप लोग सपोर्ट दिखाते रहें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो गाइस इस स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां लूसियस ने एडी से बोला था कि तुम दोनों यहां पर क्यों आए हो। तभी एडी बोलता है कि इसके दो रीज़न हैं, पहले तो हमें कोई जगह चाहिए जहां हम अपनी एनर्जी को वापस रिकवर कर सकें और दूसरा ये है कि मैं आपसे रेलिक को रिसीव करने आया हूँ जो कि उस हीरो की है जिस हीरो ने अहम भूमिका निभाई थी पहली बार डीमन किंग को हराने में। वहीं सारी बातें रॉबिन और लूसियस के सिर के ऊपर से जा रही होती हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर लूसियस कहता है ठीक है मैं तुम्हें जो चाहिए वो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्या तुमसे मुझे एक फ़ेवर मिल सकता है। एडी बोलता है मुझे तो लगता है अभी के लिए डीमन किंग को हराना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एरिना लूसियस की बात सुनकर भड़क जाती है और कहती है तुम ऐसी पैथेटिक चीज़ें सोच भी कैसे सकते हो, वो भी एक लॉर्ड बनने के बाद। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही हमसे फेवर मांगने में, जबकि हम डीमन किंग को हराकर ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। उधर एडी एरिना के मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक रहा होता है। लूसियस उनकी हरकतें देखकर अपने मन में कहता है ये दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और मैं होप करता हूँ कि ये ऐसे ही साथ में हमेशा रहें और कभी ना बिछड़ें। लूसियस की इस बात का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। फिर लूसियस एक मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं वो जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही हार्म पहुँचा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए उन्हें रोकने में। एडी कहता है ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे बातों को
और हमारे पास कोई अदर चॉइस भी नहीं है। तभी लूसियस कहता है, डियर हीरो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में कहता है, एक बार मैं अपनी आर्मी को दोबारा रिकवर कर लूँ, फिर मरोगे तुम दोनों। और लूसियस को सबसे ज़्यादा गुस्सा एरिना को देखकर आ रहा होता है, क्योंकि एरिना ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था। और फिर हमें लूसियस बताता है कि ओरिजिनल गेम में जो एल्फ प्रिंसेस थी वो अपने घर से भाग कर आई थी। और फिर हमें लूसियस को आयरा के साथ दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच सिस्टम हो रहा होता है। लूसियस कहता है, वो क्रेजी बिच मुझे नीचे नज़रों से देख रही थी, और अपना सारा गुस्सा आयरा के ऊपर निकाल रहा होता है, जिसे मैं दिखा नहीं सकता आपको। फिर लूसियस कहता है, जहाँ तक मुझे याद है, रीना और एडी की शादी तभी होगी जब एडी डीमन किंग को हराएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं डीमन किंग को हरा दूँ? तो क्या एरिना मेरे आगे अपने आप को सबमिट कर देगी? फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसियस कहता है, तुम दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया। फिर वो रॉबिन से कहता है, रॉबिन, क्या तुम हमें रेलिक तक ले जा सकते हो? रॉबिन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग मेरे पीछे आओ। रॉबिन सामने हाथ दिखाते हुए कहता है, यहाँ जो रेलिक है वो टेबल के टॉप पर रखा हुआ है। और सामने देखकर तीनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। फिर हमें टेबल के ऊपर एक मास्क को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लूसियस अपने मन में कहता है, क्या यही है उस हीरो का रेलिक जिसने पिछली बार डीमन किंग को हराया था? और फिर हमें फिर से उन तीनों को दिखाया जाता है, जो कि अपने अगल बगल इतनी गंदगियों को देखकर उन तीनों के चेहरे पर चमक की जगह पसीना आने लगता है। और फिर एडी बोलता है, ये तो बहुत छोटा है। एरिना गुस्से से कहती है, तुमने इतनी कीमती चीज़ इस जैसे ट्रेस जगह पर कैसे रख रखा है? जिसे सुनकर लूसियस ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। और तभी एरिना कहती है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है, और ना ही इनफ स्किल है जिससे कि तुम अपने विलेज को खुद से प्रोटेक्ट कर पाओ। और ये सब इसलिए है क्योंकि तुम एक लोली हाफ एल्फ हो। और एरिना ऐसे ही लूसियस को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल रही होती है। और वहीं एडी एरिना को रोक रहा होता है, और पीछे से लूसियस एक ईविल स्माइल देता है। और फिर लूसियस कहता है, तो फिर ठीक है, चलो हम डुएल करते हैं। जिसको सुनकर एरिना हंसने लगती है, और एडी चौंकते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मुझे पता है एरिना हद से ज़्यादा बोल गई है, लेकिन उसके जगह पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लूसियस गुस्से से कहता है, नहीं, अब कोई माफ़ी नहीं चलेगी, क्योंकि इस एल्फ ने मेरे सबॉर्डिनेट के सामने मेरी इंसल्ट की है। तभी एरिना कहती है, तो क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूं और माफ़ी मांगूं अगर तुम जीते? और अगर मैं जीत गई तो फिर तुम क्या करोगे? लूसियस अपने मन में कहता है, ये सेमलेस बिच, क्या ये सिर्फ मेरे सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगेगी? नहीं, मुझे कुछ और सोचना होगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है, और फिर लूसियस कहता है, अगर मैं जीता तो हीरोज़ की पार्टी जो डीमन किंग को मारने जाएगी उसमें से तुम बाहर हो जाओगी। एरिना चौंकते हुए कहती है, क्या? एडी कहता है, माय लॉर्ड, मुझे ये सही नहीं लग रहा। लेकिन लूसियस उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, और अगर मैं जीता तो फिर मैं डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जाऊंगा। फिर वो कहता है, प्रिंसेस, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब मेरे लैंड्स का ध्यान रखना होगा तुम्हें। तभी एरिना बोलती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो फिर तुम्हें अपने सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने मेरे साथ नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लूसियस कहता है, ठीक है, तो फिर तुम प्रिपेयर हो जाओ और मुझे फॉलो करो। एरिना कहती है, जो भी हो, जीतूंगी तो मैं ही, फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो प्रिपेयर्ड होने के लिए? तभी लूसियस खतरनाक लुक के साथ कहता है, तो फिर आखिरी में रो कर मुझे शर्मिंदा मत करना तुम। नेक्स्ट सीन हमें फाइट का दिखाया जाता है, जहां लूसियस और एरिना एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और बीच में एडी खड़ा होता है। और तभी एडी बोलता है, मैं इस डुएल का रेफरी रहूँगा। एरिना अपने बॉस से लूसियस को टारगेट करते हुए कहती है, ये बेवकूफ़, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ाइट करने की? तभी लूसियस को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है, और एडी अनाउंस करता है, इस डुएल के विनर के हिसाब से जैसा कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है उसे पूरा करना होगा। और तभी उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, और तभी लूसियस के सिर के बगल से एक एरो निकलता है, जिसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या इसने इतनी जल्दी फायर भी कर दिया अपने एरो को? नहीं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी हमें एरिना को दिखाया जाता है, जो कि हंस रही होती है, और उसके पीछे हमें एक स्पिरिट को दिखाया जाता है। और तभी एरिना लूसियस की तरफ अपने एरो को फायर कर देती है, जिससे कि लूसियस बाल बाल बचता है, और लूसियस उसके एरोज़ को डॉज करते हुए उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। एरिना कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे क्लोज आ भी सकते हो? तभी लूसियस अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है, और उसका नाम ब्लेस होता है। उससे लूसियस की अटैक पावर, स्पीड और डिफेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे देखकर एरिना भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और घबराते हुए उसे ही देख रही होती है। और लूसियस सीधा उसके पास पहुंचकर एरिना को एक बहुत तेज़ पंच मारता है, जिससे कि एक ही पंच में एरिना की हालत ख़राब हो जाती है, और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट रहता है जिस पे क्रैक आने लगते हैं,
जिसे देखकर एरिना घबराते हुए कहती है, मेरा स्पिरिट ब्रेसलेट। और मैं आपको बता दूं कि जो स्पिरिट अपीयर हुई थी एरिना के पीछे, वो इस ब्रेसलेट से ही आई थी। और जैसा कि लूसियस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एरिना के ऊपर, तो वो उसके सामने जाकर एक डरावना सा लुक देते हुए कहता है, अब बोलो मुझे बेवकूफ़ और डरपोक, अब क्या हुआ? तुम इधर आओ और उठो, मुझसे फ़ाइट करो। और वहीं एरिना लूसियस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है और कुछ बोलने की कोशिश करती है। तभी लूसियस कहता है, साइलेंस। और सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपके टारगेट को साइलेंट कर दिया गया है। ये भी लूसियस की कोई स्किल होती है। तभी लूसियस अपने रोड को फेंकते हुए कहता है, तुम अभी अपने स्पिरिट ब्रेसलेट को यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैं भी तुमसे केवल अपने हाथों से लड़ूंगा। और उसके बालों को पकड़कर एक बहुत तेज़ पंच मारता है उसके पेट में, जिससे कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है एरिना की। और गाइस, मुझे नहीं पता ये ब्लश क्यों कर रही है। और लूसियस यहीं नहीं रुकता, उसके पेट पर कई सारे पंचेज मारता है। तभी एडी बोलता है, माय लॉर्ड प्लीज़ रुकिए, अब आप इसको छोड़ दीजिए। क्या सच में फ़ाइट का कंक्लूजन निकलना इतना ज़रूरी है? आप ऐसे कैसे एक ह्यूमन को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं? और आप लोगों को तो पता ही होगा, ये सब लूसियस के स्किल की वजह से हो रहा होता है, जिससे कि वो हार नहीं मान पा रही है। लूसियस उसकी बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं बोलता और उसे देखता है, फिर वो एरिना को छोड़ देता है और हमें एरिना को दिखाया जाता है उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, जिसे देखकर एडी एरिना की तरफ दौड़ते हुए कहता है, एरिना क्या तुम ठीक हो? तभी लूसियस उसको रोक लेता है और कहता है, तुम डुएल के बीच में नहीं आ सकते, इस एल्प ने मेरे सबऑर्डिनेट के सामने मेरी इंसल्ट की है। और उसके बाद सुनकर एडी कुछ नहीं बोल पाता। लूसियस कहता है, मैं अपने फ्यूडल लॉर्ड के ऑनर में फ़ाइट कर रहा हूँ और मैं अपने सबऑर्डिनेट के सामने अपनी इज्जत को कम नहीं कर सकता। और क्या तुम ये चाहते हो कि ये मेरे ऊपर बो चलाए और जो भी करे और मैं कुछ भी ना करूं? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक ह्यूमन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लूसियस ऐसी एक्टिंग इसलिए कर रहा है जिससे कि एडी की नज़रों में उसकी इमेज अच्छी रहे। और फिर लूसियस एरिना को देखते हुए कहता है, तो ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं जीत चुका हूँ। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में एरिना को दिखाया जाता है, जो कि कहती है, मुझे माफ़ कर दो मेरे रूडनेस के लिए, और मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे इस पिटा कैस्टल को संभालने के लिए तैयार हूँ। लूसियस उसे कहता है, क्या सच में तुम अपने कहे गए बातों पर कायम रहोगी? एरिना कहती है, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अपने प्रिंसेस के ऑनर में कसम खाती हूँ। और फिर एरिना एक मेडिसिन को निकालते हुए कहती है, और ये सही है, एक स्ट्रॉन्गर पर्सन को ही डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक इमरजेंसी रिकवरी मेडिसिन है जो कि एल्प किंगडम से है। और प्लीज़ अगर एडी को कोई भी इंजरी आएगी तो उसे ये मेडिसिन दे देना। वहीं लूसियस उस मेडिसिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि ये आखिर किस टाइप की मेडिसिन होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल गेम में कोई ऐसी मेडिसिन एग्जिस्ट भी करती थी। फिर लूसियस कहता है, हटाओ इसे, अभी के लिए तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है और मैं फाइनली उस टीम का पार्ट बन गया हूँ जो कि डीमन किंग को किल करने जाएगी। और फिर वो हंसते हुए कहता है, हीरो तो अभी मरने वाला है, लेकिन तुम एरिना, जस्ट तुम अभी वेट करो मेरा, मैं तुम्हें अच्छे से रिपे करूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है। और वो एरिना को किस तरह इमेजिन कर रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही। तो गाइस, इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां लूसियस अपने लार को बहाते हुए कह रहा होता है, अब मैं भी उस पार्टी में ज्वाइन हूँ जो डीमन किंग को डिफीट करने के लिए जा रही है। और तुम एरिना, बस तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें अच्छे से रीपे करूँगा। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें मोटू लॉर्ड को दिखाया जाता है। मोटू कहता है, लॉर्ड मैं आपको देखने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं डीमन किंग को हराने के लिए। वहीं एडी अपने घुटनों पर आकर मोटू को ग्रीट करता है, जिसे देखकर मोटू भी थोड़ा हैरान होता है। लूसियस अपने मन में कहता है, इसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि हम इसके फ्यूडल लैंड से होकर गुजरेंगे क्योंकि यही एक शॉर्टकट है जिससे कि हम जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बास्टर्ड ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे कि हम बहुत क्लोज हैं। तभी मोटू लार बहाते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपने पिटा कैस्टल को अच्छे से सेटअप तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, और जब तक आप नहीं रहते तब तक मैं आपके पिटा कैस्टल को संभाल सकता हूँ। उसका एक्सप्रेशन देखते ही लूसियस को उसका सारा प्लान समझ में आ जाता है। लूसियस अपने मन में कहता है, जैसा कि मुझे लग ही रहा था, ये सन ऑफ बिच, इसके चेहरे को देखते ही पता चल रहा है कि ये वहाँ जाकर शायरी पे ट्राई मारेगा और उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा। फिर लूसियस मोटू से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले ही इसके लिए किसी और को ऑर्डर दे दिया है। मोटू उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या? नहीं, अब ऐसा मत बोलना कि आप किसी नाइट
या शायरी को अपने जगह पर पीटा कैस्टल को संभालने के लिए देकर आए हैं। और क्या आपको रूल नहीं पता कि इस पोस्ट के लिए किसी हाई नोबल का होना जरूरी है? लूसियस कहता है वो प्रिंसेस है एहल्डन की। तो एहल्डन किसी जगह या फैमिली का नाम है, ये अभी क्लियर नहीं है इस मांगे में। फिर लूसियस मोटू से कहता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं इस वक्त, तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? नेक्स्ट सीन में हमें लूसियस और एडी को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों जा ही रहे होते हैं। तभी एडी कहता है मुझे पता है मोटू केवल तो हमारी चिंता ही कर रहा था, लेकिन आपके बातों से ऐसा लग रहा था कि आपका मोटू के साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं है। तभी लूसियस कहता है कभी भी ऐसे लोगों पर ट्रस्ट मत करना जो कि बाहर से काफ़ी अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे होंगे। तभी एडी कहता है आप तो सच में अंदर से बहुत कोल्ड हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं किसी के ऊपर भी आसानी से ट्रस्ट कर लेता हूँ। लूसियस कहता है अगर तुम अपने इस नेचर के साथ एक लड़की होते तो तुम्हारा कई लोगों ने अब तक एडवांटेज उठा लिया होता। एडी कहता है मैं इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और क्या हमें रुकना नहीं चाहिए यहाँ पर? तभी वो दोनों वहाँ रुककर आसपास की जगह देखने लगते हैं और लूसियस अपने मन में कहता है ओरिजिनल गेम में एडी के पार्टी का मुलाकात एक लड़की के साथ हुआ था यहाँ पर, और जो मोटू है उसने उस लड़की का फ़ायदा उठाया और काफ़ी बुरे काम किए उसके साथ, जबकि वो एडी के पार्टी में ज्वाइन भी नहीं हुई थी। फिर वो कहता है सच में इस मोटे ने कई सारी लड़कियों के ऊपर हाथ डाला है और वो शायरी के ऊपर भी ट्राई कर रहा है। फिर लूसियस अपने तलवार को तेज़ी से पकड़ते हुए कहता है अगर मुझे एक भी चांस मिला तो मैं इस मोटू को बहुत ब्रूटल तरीके से मारूंगा। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके गले में एक पट्टा रहता है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी दिख रही होती है। और फिर हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो वहाँ बैठकर मांस खा रहे होते हैं और एक ज़ॉम्बी उस लड़की के साथ कांड कर रहा होता है। और वहीं हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसे पेड़ पर बांधकर उन्होंने लटका रखा होता है। तभी उन ज़ॉम्बीज़ को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं उनमें से एक ज़ॉम्बीज़ का सिर फट जाता है और हमें एडी और लूसियस को दिखाया जाता है जो वहाँ पहुँच चुके होते हैं। एडी बोलता है तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कमज़ोरों का फ़ायदा इतनी आसानी से उठा सकते हो? वहीं उसे देखकर लूसियस ताली बजाते हुए कहता है वाह क्या शॉट मारा है। वहीं वो ज़ॉम्बीज़ उन दोनों को देखकर भड़क जाते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए कुछ कहता है और उधर ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। वो सारे ज़ॉम्बीज़ दौड़ते हैं इन दोनों की तरफ। तभी एडी अपने शॉट से एक ज़ॉम्बी को बीच से ही काट देता है और फिर वो बहुत स्पीड से एक एक करके सबको मारने लगता है। फिर हमें लूसियस को दिखाया जाता है, लूसियस के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए आता है। फिर अगले ही सीन में लूसियस उसे बीच से काट देता है। लूसियस अपने मन में कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हीरो के मरने के बाद मैं एरिना के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। वहीं एडी कहता है मिस्टर प्रीस्ट क्या आप ठीक हैं? लूसियस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एडी उसे उंगली दिखाते हुए कहता है डीमन किंग की एनर्जी मुझे राइट साइड से फील हो रही है। लूसियस बोलता है हमें कहीं कैंप लगाकर अभी आराम कर लेना चाहिए वहाँ जाने से पहले। तभी वो दोनों वहीं पर आग जलाकर बैठे ही होते हैं। लूसियस कहता है मैं गेस कर सकता हूँ कि जब डीमन किंग को हम लोग हरा देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, तो क्या तुम प्रिंसेस के साथ मैरी कर लोगे ये सब खत्म होने के बाद? तभी एडी कहता है हाँ मैं सच में एरिना को बहुत प्यार करता हूँ। लूसियस उसकी बात सुनकर अपने मन में सोचता है क्या सच में मुझे इस तरह बंदे को मारना चाहिए जो इतना नाइस बनने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ एडी अपने तलवार को आगे करते हुए कहता है मिस्टर प्रीस्ट को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। और लूसियस वहीं सोच रहा होता है अपने मन में कि ये तो बहुत सारे हैं। और फिर हमें उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है और मॉन्स्टर को। तो सॉरी गाइज मैं बहुत देर से जो गोब्लिन है उन्हें ज़ॉम्बी बोल रहा हूँ। फिर वो दोनों मिलकर जितने भी गोब्लिन और मॉन्स्टर हैं उन सभी को एक एक करके मारने लगते हैं और किसी तरह फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग कुछ ज़्यादा ही संख्या में होते हैं। फिर फाइनली वो दोनों मिलकर किसी तरह उन सभी को मार देते हैं। तभी एडी कहता है मिस्टर प्रीस्ट मुझे लग रहा है हमारे सामने कुछ तो अपेयर हो रहा है। फिर हमें उसके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है क्या तुम हीरो हो? और उसे देखकर लूसियस बहुत हैरान होता है। लूसियस अपने मन में कहता है ये तो पिल्कियोस है, ये उन 4 हेवनली किंग्स में से एक है और ये हेवनली किंग्स हीरोज से बहुत नफरत करते हैं और इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। वो कहता है क्या मुझे हीरो को यहीं मरने के लिए छोड़कर भाग जाना चाहिए? लूसियस कहता है नहीं मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस मॉन्स्टर को हरा दे क्योंकि कुछ दिनों से इसकी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है एडी फाइनली किसी तरह उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में लूसियस और एडी को बहुत स्पीड में डीमन किंग की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है। लूसियस अपने मन में कहता है सच में ये मेरे सोच से भी अधिक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी के लिए मैं सोचूं तो अगर ये ज़िंदा रहे तो मेरे लिए बेटर होगा। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, बल्कि हम लॉजिकली ये देखें तो ये केवल एरिना को चाहता है जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी है। और मेरे पास ऑलरेडी अभी 2 लड़कियाँ हैं
और मैं जो अदर फीमेल कैरेक्टर हैं उन पे भी ट्राई कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसका अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तभी एडी कहता है मैं राइट साइड से बहुत ज़्यादा डीमन किंग की एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, इसलिए अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। लूसियस कहता है डीमन किंग को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और जितने भी हैं उनका ध्यान मैं रख लूँगा। एडी बोलता है ठीक है, फिर तुम मुझे कवर करो। फिर लूसियस अपने मन में कहता है सच में इस डीमन किंग को रिजरेक्ट करने के लिए बहुत लोगों की सेक्रीफाइस दिया गया है, और जहाँ तक मुझे याद है फाइनल बॉस इविल फ्यूडल लॉर्ड और डीमन किंग होंगे। फिर वो दोनों फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर लूसियस कहता है मुझे नहीं लगता कि इन्हें फेस करना हमारे लिए ईजी होने वाला है, और हमें वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। पूरा मॉन्स्टरों का एक ग्रुप होता है। वहीं हमें इविल फ्यूडल लॉर्ड को भी दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में कहता है कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और उसका लेवल हमें 25 बताया जाता है। और उसके बगल एक एग होता है, जिस एग में डीमन किंग को रिजरेक्ट किया जा रहा होता है। डीमन किंग का एक हाथ एग से बाहर निकलता है और उसका लेवल अभी के लिए केवल 33 होता है। एडी बोलता है मिस्टर प्रीस्ट केयरफुल रहो, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। फिर हमें एडी और लूसियस का लेवल दिखाया जाता है और उन दोनों का ही लेवल 46 होता है। लूसियस अपने कान में उंगली करते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, तुम केवल डीमन किंग को हराने में फोकस करो और जितने भी है उन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो नीचे पड़े होते हैं और इविल फ्यूडल लॉर्ड जख्मी हालत में माफी मांग रहा होता है। इविल फ्यूडल लॉर्ड कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। लूसियस उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करता जो दूसरे जिंदगियों की परवाह नहीं करते, और वो उसको मार देता है। फिर वो अपने बगल में देखता है जहाँ पर एडी ने अपने तलवार को उस एग में घुसा रखा होता है और उस एग में से बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आ रही होती है। लूसियस कहता है लगता है इसने बहुत आसानी से इसे डिफीट कर दिया है। फिर तभी एडी अपने तलवार को निकाल कर पीछे हटता है और हमें उसी जगह पर डीमन किंग की आंखें दिखाई जाती हैं और उसके दोनों हाथ एडी ने काट दिए होते हैं। फिर तभी डीमन किंग कहता है लगता है मैं फेल हो गया पूरी तरह से रिजरेक्ट होने में। फिर वो एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है हीरो मैं तुम्हारे इस लवर को अपने साथ हेल में लेकर जाऊंगा, और वो लूसियस को एडी का लवर समझ रहा होता है। तभी लूसियस बोलता है बास्टर्ड मैं इसका कोई लवर नहीं हूँ। तभी डीमन किंग एक बीम सीधा लूसियस की ओर लॉन्च कर देता है। तभी लूसियस को धक्का देकर एडी उसके सामने आ जाता है और हमें दिखाया जाता है वो बीम सीधा एडी को हिट करता है, और एडी के इस एक्शन को देखकर लूसियस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है मैं किसी तरह भी इस अटैक को डॉच नहीं कर सकता था। और फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो गया होता है इस अटैक से। फिर तभी लूसियस जल्दी से एडी को हील करने के लिए जाता है, लेकिन उसके हीलिंग का एडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि एडी का बहुत सारा ब्लड लॉस्ट हो गया होता है। और लूसियस कहता है क्या मेरी हीलिंग एबिलिटी इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। और पहली बार लूसियस किसी के लिए इतना वरी हो रहा होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हीलिंग एबिलिटी लगभग सभी प्रीस्ट के पास होता है और लूसियस के पास भी है। तभी लूसियस को उस मेडिसिन के बारे में याद आता है जो एरिना ने दिया होता है उसको, जो कि एक फॉरबिडन मेडिसिन है और इसका इफेक्ट मेंस पर ज़्यादा होता है। लूसियस उस मेडिसिन को निकालकर एडी को पिला देता है और फिर कुछ समय बाद एडी को होश आता है और वो लूसियस को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। लूसियस कहता है नहीं नहीं तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। एडी बोलता है ब्लेम से क्या मतलब तुम्हारा। तभी लूसियस थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है प्रिंसेस ने मुझे एक मेडिसिन दिया था इसलिए मैं तुम्हें बचा पाया, लेकिन इसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी हुआ है तुम्हारे बॉडी पे। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जिसका पूरा लुक चेंज हो गया होता है और वो एक लड़की में बदल गया होता है। एडी अपने गालों और अरमानों को छूता है और फिर वो जल्दी से अपने नीचे हाथ लगाते हुए कहता है नहीं मेरा हथियार। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस इसके आगे के चैप्टर में और भी मज़ा आने वाला है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लाइक ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जल्द ही। तो गाइस ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। हमें लूसियस और एडी को दिखाते हैं जहाँ एडी अभी भी सदमे में होता है जो उसके साथ हुआ होता है। तभी लूसियस कहता है चलो फिर भी तुम जिंदा वापस जा रहे हो, बस यही वजह काफ़ी है, प्रिंसेस को तुम पर प्राउड होगा कि तुम फाइनली डीमन किंग को हराकर वापस आ गए हो। एडी कहता है लेकिन जो भी हो अब मैं अपने इस हालत में उसके साथ मैरिज नहीं कर सकता। फिर तभी लूसियस उसके नीचे देखते हुए अपने मन में कहता है मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि क्या ये प्रेग्नेंट भी हो सकता है।
इसकी सोच तो देखो। तभी लूसियस कहता है, डियर हीरो, क्या मैं आपकी कोई इसमें मदद कर सकता हूँ? बस आप एक बार बोलें, मैं और मेरे कॉमरेड्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। तभी एडी हंसते हुए कहता है, सच में तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं फ्यूचर में तुम्हारे मदद को ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मोटू लोड को दिखाया जाता है। मोटू लोड अपने मन में कहता है, ये बास्टर्ड सेफली वापस आ गया। फिर वो हंसते हुए कहता है, वैसे आप जिस हीरो के साथ गए थे वो कहाँ है और ये मोहतरमा कौन है? जिसे सुनकर एडी का चेहरा तो आप देख ही सकते हैं। लूसियस कहता है, जो हीरो था वो अपने होम टाउन चला गया है और ये उसकी सिस्टर है। जिसे सुनने के बाद मोटू गंदा सा चेहरा बनाते हुए कहता है, ओह ऐसा क्या? मुझे लग रहा है कि अब कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है। तो क्या ख्याल है कि तुम दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाओ? लूसियस उसे देखकर अपने मन में कहता है, ये एक्सप्रेशन आखिर मैं इसे कैसे ही भूल गया कि जब हम इससे मिलेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। फिर तभी लूसियस अपने मन में ही कहता है कि अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडी कहता है, हमारा रूम एक दूसरे के अपोजिट साइड है, ठीक है अब हम सुबह मिलेंगे। लूसियस भी कहता है, ठीक है, गुड नाइट। फिर लूसियस अपने रूम आकर लेट जाता है और अपने मन में कहता है, रहने के लिए इतनी अच्छी जगह और एक अमेजिंग डिनर। मैंने कई बार अपने स्टेटस विंडो को ओपन किया लेकिन वहाँ पर कोई पोजीशन नहीं मिला। मुझे देख के तो ऐसा लगता है कि मोटू केवल हमें सर्व करना चाहता था और मैंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, और ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसका चेहरा इतना भद्दा दिख रहा था उस वक्त। तभी उसे कुछ सेंस होता है और लूसियस अपने स्टिक के साथ दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करता है और फिर हमें एक जाने पहचाने से चेहरे को दिखाया जाता है। वहाँ पर मोटू एडी के दरवाजे के पास कुछ चाबियों को लेकर खड़ा होता है और वो भी केवल अपने अंडरवियर में। लूसियस उसे देखते ही इतनी जोर से मारता है कि मोटू दरवाज़ा तोड़कर एडी के रूम गिरता है। एडी भी मस्त बिना कपड़ों के सो रहा होता है और वो भी इतनी शोर सुनकर उठ जाता है और कहता है, मिस्टर प्रीस्ट क्या हो रहा है यहाँ पर? लूसियस कहता है, ये आदमी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और मोटू बहुत घबरा जाता है ये सब होते हुए देखकर। तभी लूसियस अपने मन में कहता है, मैं कंफर्म हूँ ये कुछ गलत इरादे से ही यहाँ पर आया था। फिर तभी लूसियस को पेनल्टी मिलने लगती है और सिस्टम पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं और तुम्हारा एक्शन बहुत अनयूजुअल है। ऐसे कर कर कई सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं लूसियस के पास। लूसियस उसे देखकर दर्द में कहता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया है, मुझे वेट करना चाहिए था जब तक इसने दरवाजे को ओपन नहीं किया था, और ये बहुत बुरा होगा अगर इसने अपने गलती को मानने से इनकार कर दिया। तभी मोटू अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। वहीं लूसियस उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी सारी पेनल्टी हट जाती है। और अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि लूसियस के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं और वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता जब तक उसके पास कोई ठोस सबूत ना हो, और इसीलिए मोटू अभी तक ज़िंदा था। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां एक कमांडर नाइट आते हुए कहता है, तो इसने अपने गलतियों को कमिट कर लिया है जो इसने कई सारे लड़कियों के साथ किया है। वहीं एडी और लूसियस के मन में एक ही थॉट्स चल रहे होते हैं कि ये नॉन इनवाइटेबल गेस्ट कहाँ से आ गया और हमने तो अभी तक इसे कुछ बताया भी नहीं। फिर तभी वो कमांडर नाइट कहता है, मैं ये सब देख नहीं सकता, यहाँ से तुम्हें अभी और इसी वक्त निकाला जाता है और इस न्यूज़ को मैं किंगडम तक पहुँचा दूँगा और अभी के लिए मैं चलता हूँ। वहीं ये दोनों कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई। लूसियस कहता है, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे इसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। फिर नेक्स्ट सीन में इन दोनों को पीटा कैस्टल की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें पीटा कैस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसियस कहता है, डियर हीरो हम बस पहुँच ही गए। तभी हमें एडी और लूसियस को दिखाया जाता है जहाँ पर सोल्जर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया माय लॉर्ड। तभी एडी कहता है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं सोच रहा हूँ आखिर एरिना मुझे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। तभी कोई कहता है, जल्दी से दरवाज़ा ओपन करो, माय लॉर्ड यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और फिर हमें एरिना को दिखाया जाता है। एरिना कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ़ दिख रही हूँ? और वो ऐसा लूसियस को बोल रही होती है। लूसियस कहता है, सच में मेरा विश्वास करो, ये डियर हीरो एडी हैं। और वहीं एरिना अपने मन में कहती है, ये हाफ एल्फ ये मेरे पीठ पीछे क्या प्लानिंग बना के आया है। तभी एडी कहता है, एरिना ये सच में मैं ही हूँ, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुम्हारे ऊपर 2 ऑर्क्स ने हमला किया था। उसकी ये बात सुनकर एरिना को यकीन हो जाता है कि ये सच में एडी ही है
और वो एडी को गले लगाकर रोने लगती है। एरिना कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम इस तरह कैसे हो गए? तभी कबाब में हड्डी लूसियस बोलता है, ये साइड इफ़ेक्ट है जो तुमने मेडिसिन दिया था मुझे, उसकी वजह से एडी की जान तो बच गई, लेकिन वो एक लड़की में बदल गया था। एरिना चौंकते हुए कहती है, क्या मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट भी था? तभी एडी कहता है, एरिना क्या तुम्हारे एल्फ किंगडम में कोई ऐसी मेडिसिन है जो एक लड़की को लड़का में चेंज कर दे? एरिना कहती है, वैसे तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए जो तुम्हारी हेल्प कर सके। एडी कहता है, फिर ठीक है, तुम वहाँ पर जाकर देखना, और मैं भी दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहा हूँ, शायद मुझे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि मैं दोबारा ठीक हो सकूँ। तभी एरिना रोते हुए कहती है, नहीं, क्या हमने प्रॉमिस नहीं किया था कि डीमन किंग को डिफीट करने के बाद हम शादी कर लेंगे? क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? एडी उसकी बात सुनकर उसे किस कर लेता है और उनकी ये किस थोड़ी देर तक चलती है। फिर एडी कहता है, आई लव यू एरिना, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। तुम एक प्रिंसेस हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, और मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे पास ज़रूर वापस आऊँगा। एरिना कहती है, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। एडी कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और उधर लूसियस का लार टपक रहा होता है। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लूसियस कहता है, डियर हीरो को गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर रुकने में? एरिना कहती है, एडी वहाँ पर कितनी मेहनत कर रहा होगा, आखिर मैं कैसे यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सकती हूँ? लूसियस कहता है, ये तो बहुत शर्मनाक है, अगर तुम दोनों को एक चाइल्ड मिल जाए कहीं से, तो एडी अपने लाइफ की रिस्क नहीं लेगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि अदर कॉन्टिनेंट में कितने ख़तरनाक लोग रहते हैं? एरिना कहती है, क्या एडी की जान खतरे में है? फिर वो वहाँ से उठते हुए कहती है, नहीं, एडी इतनी आसानी से मर नहीं सकता, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रही हैं? आखिर हमें एक चाइल्ड कहाँ से मिलेगा? जल्दी बताओ मुझे, आखिर कौन सा ऐसा आदमी होगा जो एडी की तरह स्ट्रॉन्ग और उसकी तरह रिस्पेक्टेड होगा? तभी लूसियस अपने सिर को गर्व से ऊंचा कर लेता है, और लूसियस की पूरी नज़र कहीं और रहती है, जो आप देख ही सकते हैं, और उसका एक्सप्रेशन भी कुछ और रहता है। एरिना कहती है, जैसे ही एडी वापस आएगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। और क्या तुम्हें लगता है कि एडी की तरह कोई इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करता होगा? जिसे सुनकर लूसियस मुस्कुराता है, और एरिना उसको देखकर कहती है, ये कैसा एक्सप्रेशन बना रहे हो तुम? फिर लूसियस वहाँ से उठता है और कहता है, क्या ये काफ़ी नहीं कि मैं एक प्रीस्ट के साथ साथ एक लॉर्ड भी हूँ इस पिटा कैस्टल का? एरिना कहती है, नहीं, लेकिन फिर भी क्या ये गलत नहीं होगा? लूसियस कहता है कि तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो? यही एक चांस है एडी को बचाने का। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम एडी से प्यार करती हो? तभी एरिना गुस्से में कहती है, शट अप। फिर वो कहती है, ठीक है, मैं ये सब केवल एडी के लिए कर रही हूँ, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लूसियस उससे कहता है, तुम अभी नशे में हो, इसलिए तुम कुछ भी बोल रही हो। तभी एरिना कहती है, रुको 1 मिनट। फिर वो वहीं बेड पे लेट जाती है। लूसियस उसके बगल हाथ रखकर कहता है, क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो कि तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? और वहीं एरिना बहुत ब्लश कर रही होती है लूसियस को देखकर। तभी इनके बीच कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, जिसे आप और हम ना ही देखें तो ही अच्छा है। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो लेटर लिख रहा होता है एरिना के लिए। वहाँ वो प्यारी प्यारी बातें लिख रहा होता है, और इधर इन दोनों के बीच प्यार ही नहीं ख़त्म हो रहा होता है। फिर हमें ये क्लिप दिखाई जाती है, और इस क्लिप को देखकर समझदार लोग समझ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एरिना को दिखाया जाता है, जो एडी का लेटर पढ़ रही होती है और रो भी रही होती है। लूसियस कहता है, एडी का लेटर तो बहुत जल्दी आ गया, और मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम अपने किंगडम वापस चली जाओगी। हीरो के साथ वेडिंग की प्रिपरेशन भी तुम्हें करना है। एरिना कहती है, हाँ, अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो अब मैं शादी कर लूँगी एडी के साथ, और मैं उसे यकीन दिलाऊँगी कि ये चाइल्ड मैंने मैजिक को कास्ट करके किया है। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था जब तुम लोग डीमन किंग को डिफीट कर रहे थे? लूसियस खांसते हुए कहता है, हाँ, वो डीमन किंग ने किसी एवेंजेलाइन के बारे में प्रॉमिस किया था। एरिना चौंकते हुए कहती है, क्या, और इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम अब बता रहे हो मुझे? तभी लूसियस कहता है, हाँ, मुझे याद आया, वो पेर्डोन इवेंजेलाइन थी। वैसे ये है कौन? एरिना कहती है, अरे बेवकूफ़, वो पहली औरत है जिसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है, और वो बहुत ख़तरनाक है, जिसने फर्स्ट टाइम डीमन किंग को समन किया था इस लैंड पे। तो गाइस, इसका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोगों ने पिछली बार बहुत सपोर्ट दिखाया है, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें, और फिर मिलेंगे जल्द ही इसके नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ,
सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो गाइस इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहां एरिना लूसियस को पेल्डोन इवेंजेलाइन के बारे में बताते हुए कहती है उसकी प्रेजेंस बहुत ख़तरनाक है और वो फर्स्ट वुमेन है जिसने पहली बार डीमंस को समन किया था इस लैंड पर। तभी लूसियस कहता है कि कुछ भी हो, यह अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकलकर अपने किंगडम सेफली पहुँच जाओ। फिर वो अपने मन में कहता है इवेंजेलाइन ये कुछ ऐसा है जो बहुत ख़तरनाक है और ऐसी कोई भी चीज़ ओरिजिनल गेम में तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जहाँ तक मुझे पता है डीमन किंग के मरने के बाद ये सब खत्म हो गया था। और नेक्स्ट स्कैरियस्ट थिंग इस डीमन किंग के बाद समुद्र में रहने वाली वो ख़तरनाक औरत है, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। फिर हमें एक शिप को दिखाया जाता है और वहाँ पर एरिना को हम देखते हैं जहाँ उसको एक लड़की ने बांध कर रखा होता है और वो लड़की कहती है तो तुम्हारा नाम एडी है। एडी कह रहा होता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। वो लड़की कहती है ठीक है। तो फिर मैं उस लड़के को बुलाती हूँ, क्या नाम बताया था तुमने? हाँ लूसियस, जो कि प्रीस्ट है। तो फिर तुम जल्दी से उसे बुलाओ यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हमें लूसियस को दिखाया जाता है। लूसियस कहता है रीना तो अपने एल्फ किंगडम चली गई, अब मैं किसके साथ मज़े करूँगा, शायद मैं भी मोटू लॉर्ड की तरह होते जा रहा हूँ जिस तरह उसका कैरेक्टर था इस गेम में। तभी दरवाजे पे शायरी आकर कहती है माय लॉर्ड, मैं शायरी आपके लिए एक लेटर आया है जो कि एस्टा से आया है। लूसियस उस लेटर को लेते हुए कह रहा होता है ये लेटर एस्टा से आया है? पोर्ट सिटी एस्टा, ये ओरिजिनल गेम के बहुत ख़तरनाक जगह में से एक है। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने एडी को बांध कर रखा होता है और इस लड़की के पास इंसान और मरमेड दोनों की ब्लड लाइन होती है, मतलब ये एक हाइब्रिड है। और सबसे ख़तरनाक इसके बारे में ये है कि ये एक लेस्बियन है और ये सब हमें लूसियस उसके बारे में बता रहा होता है। और फिर हमें कुछ सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत ब्रूटल तरीके से सबको मार रही होती है और फिर हमें उसका एक लड़की के साथ डार्क सीन भी दिखाया जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ लूसियस लेटर को सारी से लेते हुए कहता है मैं अपने इस लाइफ में उस जगह पर जाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस लेटर को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक डेगर उड़ती हुई मेरे सीने पर आकर लगी है। तभी शायरी कहती है माय लॉर्ड क्या आप बिजी हैं? लूसियस कहता है क्या हुआ? शायरी कहती है ऐसा लग रहा है कि आप इन दिनों बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। फिर शायरी अपने स्कर्ट को उठाते हुए कहती है क्या आप मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे? और वो बहुत ब्लश कर रही होती है क्योंकि पिछली बार लूसियस ने इसके साथ केवल आधा अधूरा काम किया था। और हमें शायरी की लाइकेबिलिटी 100 दिखाई जाती है। लूसियस पहले तो कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। फिर जैसे ही उसे ये समझ में आता है कि शायरी ने क्या कहा, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और लूसियस कहता है शायरी प्लीज़, मुझे अभी आराम की सख्त ज़रूरत है और तुम मेरे साथ जब भी रहती हो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। फिर शायरी और लूसियस के बीच का गेम शुरू हो जाता है जहाँ शायरी लेटर को पढ़ के सुना रही होती है लूसियस को और लूसियस मज़े ले रहा होता है उसकी। शायरी बताती है कि अभी जल्द ही ऐसी र्यूमर फैल रही थी कि जो एस्टा सिटी है वहाँ पर एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी के भी जेंडर को चेंज कर सकती है, इसलिए जो हीरो एडी है वो वहाँ पर उस मेडिसिन को सर्च करने के लिए गया था, लेकिन अभी वो पायरेट ईव के द्वारा पकड़ लिया गया है और उसने तुम्हें इनवाइट किया है वहाँ पर आने के लिए। लूसियस अपने मन में कहता है नहीं, मैं वो हूँ जो हीरो को पहले टेस्ट करेगा और वो सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। तो गाइस अभी के लिए एडी का जेंडर चेंज है तो मैं ऐसे बोलूँगा जैसे वो लड़की है। लूसियस कहता है अगर मैं लेट हो गया तो वो ईव होगी जिसने फर्स्ट टाइम एडी का लिया होगा। फिर लूसियस शायरी से लेटर लेकर खुद पढ़ने लगता है जहाँ उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है और उसे वहाँ किससे मिलना है और क्या करना है वो सब लिखा होता है उसमें। लूसियस कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो कहता है शायरी, एरिना और एडी ये सारी वर्जिनिटीज़ सिर्फ मेरी हैं। फिर हमें डायरेक्ट 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसियस एस्टा सिटी में पहुँच चुका होता है और ये सिटी एक आइलैंड पे बना होता है जो कि समुद्र के बीच में होता है। लूसियस एक बोट में होता है और लूसियस अपने मन में कहता है कई सारे लोग इस बोट पर आए हैं केवल ईव को मारने के लिए, जबकि मैंने उनसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की है। फिर तभी उसके सामने एक बोट दिखाई जाती है जहाँ पर ईव अपने तलवार को लेकर खड़ी होती है। लूसियस उसे देखकर कहता है तो ये है वो ईव जो मेरे ह्यूमन को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। वहीं वो पायरेट्स दूरबीन से देखकर कहते हैं सामने देखो वहाँ पर है वो, बोट की स्पीड जल्दी बढ़ाओ। लूसियस कहता है मुझे इस जैसे पैरासाइट से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जल्दी से मुझे इसे ख़त्म करना होगा।
ईव उसे देखकर कहती है, क्या तुम हो पीटा कैस्टल के लूसियस? उसकी स्टेट लूसियस देखता है, जहाँ उसका लेवल 43 जॉब पायरेट और उसे मरमेड का ब्लेसिंग मिला होता है। वहीं लूसियस का लेवल 48 होता है, लेकिन उसके बाकी के स्टेट जैसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी और इंटेलिजेंस ईव से बहुत कम होते हैं। जिसे देखकर लूसियस कहता है, लगता है मुझे एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह बात करनी चाहिए। लूसियस कहता है, हाय मेरा नाम लूसियस है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ईव हंसते हुए कहती है, वैसे तो यहाँ पर कई सारे परवर्ट आते हैं जिन्हें ये लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी दवा है जो उनके प्राइवेट पार्ट को बड़ा कर सकती है या उनके जेंडर को चेंज कर सकती है। और मैंने सुना है कि तुम एक प्रीस्ट हो, लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। लूसियस कहता है, सच में तुम किसी के कैरेक्टर को पढ़ने में अच्छी नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा एक कुंवारा लड़का ऐसा कुछ कर भी सकता है? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ईव कहती है, जो भी हो, मैंने अभी तक एडी को टच नहीं किया है। वैसे तो मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा रिस्पॉन्स देखकर मैं इसे जाने दूंगी। फिर वो हंसते हुए कहती है, लेकिन अब मुझे जल्दी बताओ इसकी लवर कौन है? लूसियस कहता है, वो एल्डन की प्रिंसेस है जिसका नाम एरिना है। ईव कहती है, वाह, एक प्रिंसेस? फिर वो कहती है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके साथ थोड़े मज़े कर कर इसे छोड़ने वाली थी, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। लूसियस कहता है, तो क्या? ईव कहती है, प्रिंसेस को बोलो यहाँ पर आने को, मैं अपने इस लाइफ में कम से कम एक बार उसे चखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर लूसियस का रिएक्शन आप देख सकते हैं। लूसियस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी बात सुनकर। तभी ईव कहती है, वैसे तुम इतने सारे सेलर्स को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये वही सेलर्स होते हैं जिन्हें ईव ने लूटा होता है। ईव कहती है, तुम इनके साथ वापस नहीं जा सकते, मैं तुम दोनों को छोड़कर इन सब को मार दूंगी, फिर तुम वापस जा सकते हो। लूसियस कहता है, फिर ठीक है, तुम लोग रेडी हो जाओ अटैक करने के लिए। ईव कहती है, तुम बास्टर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? लूसियस कहता है, वो तुम हो जो आज मरेगा। ईव कहती है, फिर ठीक है, मैंने भी अपना डिसीज़न बना लिया है, इनके साथ साथ तुम भी आज मरोगे। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अपने बोट से जंप करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके फोर्स से अपोजिट साइड वाले बोट पर लैंड करते हैं दोनों। लूसियस कहता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और वहीं लूसियस के बोट पर सेलर्स होते हैं जहाँ ईव गिरी होती है। वो सेलर्स ईव के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। ईव कहती है, तुम बस मेरा वेट करो, मैं इन सब सेलर्स को ख़त्म कर दूं, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगी। वहीं लूसियस ईव के बोट पर गिरा होता है और वहाँ कुछ लड़कियाँ होती हैं जो लूसियस के ऊपर अटैक कर देती हैं। लूसियस ईव से कहता है, तुम जैसे ही यहाँ पर आओगी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उधर ईव बहुत तेज़ी से जितने भी सेलर्स होते हैं उन्हें एक एक कर कर काट रही होती है। फिर हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो उन लड़कियों के अटैक को केवल डॉज कर रहा होता है। उनमें से एक लड़की कहती है, मिस्टर प्रीस्ट प्लीज़ रुक जाओ, नहीं तो हम सब मरेंगे ईव के हाथों से। बेसिकली ये लड़कियों को भी ईव ने बंदी बना कर रखा होता है। वो लड़की कहती है, ये सब अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं, हमें फोर्स किया गया है, अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें मार डालेगी। लूसियस कहता है, ठीक है, फिर मैं ईव को मारकर तुम्हें बचा लूँगा, बस एक काम करना है तुम्हें, जो एडी है उसे तुम फ्री कर दो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हमारे जीतने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं वो लड़कियां बहुत डरी होती हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी ईव की स्ट्रेंथ देखी होती है। वो लड़कियां कहती हैं, नहीं, हम ईव के अगेंस्ट कभी भी नहीं जीत सकते। लूसियस अपने मन में कहता है, ये बहुत बुरा होगा अगर ईव अभी यहाँ पर पहुँच जाती है। और लगभग सभी सेलर्स वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, बस कुछ ही बचे होंगे वहाँ पर। मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो कहता है, तुम लोग मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। और वो उन लड़कियों को मारना शुरू कर देता है। वहीं वो लड़कियां लूसियस की स्ट्रेंथ देखकर बहुत चौंकी होती हैं और लूसियस सभी को मारकर रस्सी में बांध देता है। फिर लूसियस एडी के पास जाता है और कहता है, मिस्टर हीरो, मैं आपको बचाने आया हूँ। एडी उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। यहाँ हीरो तो हीरोइन बन गई। लूसियस उसके चेन को खोल देता है और फिर वो उसे हील करने लगता है। लूसियस कहता है, क्या तुम फाइट कर सकती हो? और उसे हील करने से लूसियस के सभी स्टेट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता है। एडी कहती है, हाँ मिस्टर प्रीस्ट, चलो अब हम फाइट करते हैं और मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। लूसियस कहता है, अच्छा, फिर वो क्या है मुझे बताओ। एडी कहती है, इस बोट के नीचे जाओ तुम, वहाँ पर एक मरमेड है जिसे ईव बहुत प्यार करती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकालती हूँ, तब तक तुम उस मरमेड को ढूंढो वहाँ पर और उसे अपना बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। वहीं लूसियस बहुत चौंका होता है उसकी बात सुनकर। लूसियस कहता है, क्या मरमेड? फिर वो कहता है, ठीक है,
लेकिन क्या तुम ठीक रहोगी? एडी कहती है हाँ, क्योंकि वो पायरेट मेरे बॉडी को चाहती है, इसलिए वो मुझे हार्म नहीं पहुंचाएगी। तभी वहाँ ईव पहुंच जाती है, जिसके सामने एडी आकर कहती है मिस्टर प्रीस्ट जल्दी करो। लूसियस कहता है ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। लूसियस के जाने के बाद ईव कहती है अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैंने पहले ही सब कुछ कर लिया होता तुम्हारे साथ। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो इधर उधर तोड़फोड़ कर रहा होता है। तभी फाइनली उसे मरमेड दिख जाती है। लूसियस उसे देखता है, जहाँ उस मरमेड को भी ईव ने बंदी बनाकर रखा होता है। लूसियस उसे देखकर अपने मन में कहता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओरिजिनल गेम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लूसियस कहता है रुको तुम, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप कमेंट करें, जल्द ही मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करें। तो गाइस इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था। लूसियस उस मरमेड को देखता है जहाँ उसे भी ईव ने बंदी बना कर रखा होता है। लूसियस कहता है रुको, पहले मुझे तुम्हें आज़ाद करने दो। और लूसियस उसके रस्सियों को खोल देता है। वो मरमेड काफ़ी थकी हुई लग रही होती है। तभी लूसियस उसे आवाज़ देता है, जिसका मरमेड कोई भी जवाब नहीं देती। लूसियस अपने मन में कहता है क्या ये मर चुकी है? वो मरमेड लूसियस को देखकर चौंक जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन लूसियस उसके अटैक को किसी तरह डॉज कर लेता है। लूसियस अपने मन में कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, और ऐसा कोई कैरेक्टर ओरिजिनल स्टोरी में तो नहीं था। लूसियस को ये भी पता चल जाता है कि ये ईव से रिलेटेड है, क्योंकि वो भी एक हाफ मरमेड है। वो मरमेड कह रही होती है ह्यूमंस हम मरमेड को देखते ही मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारा ब्लड बहुत रेयर है जो उन्हें गुप्त शक्तियाँ दे सकती हैं, और इसलिए हम भी जो मेंस आते हैं यहाँ उन्हें मार देते हैं और ह्यूमंस को टॉर्चर करते हैं। तभी लूसियस उसकी स्टेट देखता है जहाँ उसका लेवल 34 होता है और उसके बाकी के स्टेट ज़्यादा होते हैं उसके लेवल के हिसाब से, क्योंकि उसे ब्लेसिंग मिला होता है जब भी वो पानी के आसपास रहेगी तब उसके सभी स्टेट बढ़ जाएंगे। जिसे देखकर लूसियस कहता है सच में तुम स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो अपने रोड को उठाते हुए कहता है ये कोई रिवेंज नहीं होगा, बल्कि मैं अब इसे एंजॉय करने वाला हूँ। और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमें एडी और ईव का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन दोनों के बीच अभी भी फाइट चल रही होती है। ईव कहती है तुम इससे पहले भी मुझसे हार चुकी हो, तो फिर तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो जैसे तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तभी ईव एडी के ऊपर बहुत तेज से लेस करती है और कहती है अब तुम इसे संभालो, और उसके अटैक को एडी किसी तरह डॉज कर लेती है, लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रहा होता है। तभी ईव दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है ये भी सेम पावर का अटैक है, जिसे एडी अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेती है। और ये देखकर ईव बहुत हैरान होती है। ईव अपने मन में कहती है इसने मेरे स्वॉर्ड को ब्लॉक किया और अभी भी ये अपने पैरों पर खड़ी है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी एडी भी ईव के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे ईव डॉज कर लेती है। और उसके अटैक को देखकर ईव अपने मन में कहती है आखिर अचानक से ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। फिर हमें एडी का स्टेट दिखाया जाता है जहां उसका कोई ब्लेस स्किल एक्टिवेट हो गया होता है, जिससे कि एडी के सभी स्टेट इंक्रीज हो गए होते हैं। तभी सामने कोई लकड़ी होता है जिस पर एडी किक करती है और वो लकड़ी सीधा ईव के चेहरे पर लगता है। ईव कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी स्ट्रिप की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर डाली है। फिर तभी एडी ईव के ऊपर अटैक करती है, जिसे ब्लॉक करने में ईव को बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी ईव वहां से हटकर थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है दोनों के बीच। ईव कहती है तुम तो बहुत अच्छी हो गई हो पहले से फाइट करने में, लेकिन तुम्हें नहीं पता जहाँ प्रीस्ट गया है वहाँ मेरी मॉम है जो कि मरमेड्स की हेड हैं, और अभी तो वो प्रीस्ट के साथ केवल खेल रही होंगी। और कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ईव उसे अपनी मॉम बोल रही है, तो फिर उसने उसे बांध कर क्यों रखा। तो वो मरमेड इन लोगों की हेड है, जिसे सभी मरमेड्स मॉम ही बोलते हैं। और अभी यहाँ इस स्टोरी में मरमेड्स बहुत रेयर हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ से लूसियस गया होता है वहाँ का दरवाज़ा धमाके से टूट जाता है, और इन दोनों का ध्यान भी उधर ही जाता है जहाँ लूसियस ने मरमेड को अपना बंदी बना लिया होता है। जिसे देखकर ईव ज़ोर से चिल्लाती है मॉम क्या आप ठीक हैं। ईव कहती है तुम बास्टर्ड, आखिर तुम मेरे मॉम से अंडर वाटर में कैसे जी सकते हो। तभी लूसियस उस मरमेड को नीचे गिरा देता है और उसे अपने स्टिक से टॉर्चर करने लगता है, जिसे देखकर ईव लूसियस को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन बीच में एडी होती है जो उसे बहुत तेज से हिट करती है। ईव कहती है तुम दोनों किसी डरपोक की तरह फाइट क्यों कर रहे हो। तभी लूसियस उसके सामने अपने रोड को करते हुए कहता है क्या कह रही हो तुम, जिसे देखकर ईव बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें बोट को वापस जाते हुए दिखाया जाता है, जहां एक लड़की सामने देखते हुए कहती है हम जल्दी ही एस्टा सिटी में पहुंचने वाले हैं। लुइसियस को हम देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया, मैंने फाइनली उन्हें पकड़ लिया है, एक लेस्बियन और एक मर्डरर, और हीरो को भी मैंने बचा लिया है। तभी हम ईव को देखते हैं जो कहती है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे मोम को छोड़ दो, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो मेरे मोम को किल करना चाहते हैं उनके ब्लड के लिए। लूसियस कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मोम को किल नहीं करूँगा और ना ही उनका ब्लड निकालूंगा। जिसे सुनकर ईव खुश हो जाती है और वो कहती है जैसा कि एक प्रीस्ट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुमने बोट में मेरे मोम को पकड़ने के लिए क्या किया था उनके साथ। जिसे सुनकर लूसियस मुस्कुराता है, जिसे देखकर ईव कहती है क्या सच में तुमने वो सब किया था, और फिर वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है। अगले सीन में हमें इन तीनों को घोड़े गाड़ी में दिखाया जाता है, जहां ईव कह रही होती है मोम क्या यहाँ पे जो इवेंजेलाइन के बारे में र्यूमर्स फैल रही हैं क्या वो सब सच हैं। तभी उसकी मोम यानी वो मरमेड कहती है इसका क्या ही पॉइंट बनता है, यहाँ हर जगह ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए एक से एक र्यूमर्स फैल रहे हैं उसके बारे में। तभी लूसियस कहता है क्या इवेंजेलाइन, सेल्लू क्या तुम इवेंजेलाइन के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो। सेल्लू उस मरमेड का नाम रहता है, तो इसलिए अब से हम लोग सेल्लू ही बोलेंगे उसे। सेल्लू कहती है ज़्यादा तो कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में, लेकिन वो यूजुअली अपने पूरे बॉडी को कपड़े से ढक कर रखती है और एक मास्क को भी लगा कर रखती है, और फिर वो कुछ बताने लगती है उसके बारे में, लेकिन वो बोल नहीं पाती और उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तभी ईव कहती है मोम क्या हुआ आपके साथ। ईव लूसियस से कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि वो किस स्पेसीज से बिलोंग करती है, लेकिन वो एक ह्यूमन है, और फिर उसको भी कुछ होने लगता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाती। लूसियस उनकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत हैरान होता है और अपने मन में कहता है मैं उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसके पास इतनी खतरनाक पावर है कि उसके बारे में बिना उसके मर्जी के कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। उसने पक्का कोई मैजिक को कास्ट किया होगा। मुझे अभी तक तो केवल इतना पता चला है कि इवेंजेलाइन एक बहुत पावरफुल विच है। फिर नेक्स्ट सीन हमारा पिटा कैस्टल की ओर शिफ्ट होता है, जहां लूसियस पहुंच चुका होता है। रॉबिन कहता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया माय लॉर्ड। लूसियस कहता है मैं अपने साथ 2 क्रिमिनल्स को लेकर आया हूं, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था जब मैं यहाँ नहीं था। रॉबिन कहता है जो टेम्परेरी हेड हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ा तो कुछ नहीं हुआ था, वो अभी नीचे प्रिजन में कुछ क्रिमिनल्स को इंट्रोगेट कर रही हैं। लूसियस कहता है ठीक है मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। वैसे क्या नाम बताया तुमने। रॉबिन कहता है वो रॉयल पैलेस की नाइट कैरिन बेलिक्स है। जिसे सुनकर लूसियस कहता है क्या तुमने नाइट कैरिन बेलिक्स का नाम लिया। फिर लूसियस कहता है इस मरमेड को लेकर जाओ यहाँ से और इसे बाथ टब में डाल देना, और फिर हम 3 लोग चलेंगे नीचे प्रिजन में उससे मिलने। फिर नेक्स्ट सीन डाउन स्टेयर प्रिजन का दिखाया जाता है, जहाँ लूसियस अपने मन में कहता है कैरिन बेलिक्स सच में एक पॉपुलर हीरोइन है इस गेम की, वो बहुत काइंड है और उसके पास एक परफेक्ट अपीयरेंस है। जहां उसे कैरिन बेलिक्स एक फूल के साथ दिख रही होती है और वो कहता है मैं सच में इस तरह के पर्सन को देखना चाहता हूं कि वो कैसी होगी। तभी हमें कैरिन बेलिक्स को दिखाया जाता है, जहां उसके हाथ में फूल की जगह कुछ और होता है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है। कैरिन बेलिक्स कहती है लॉर्ड लूसियस। लूसियस कहता है नहीं मैं लूसियस नहीं हूँ। फिर लूसियस कहता है सॉरी हाँ मैं हूँ लूसियस, और ईव तो लूसियस के पीछे छिपी होती है। तभी कैरिन बेलिक्स कहती है हेलो मैं रॉयल नाइट से कैरिन बेलिक्स हूँ, मेरी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी एक इंट्रोगेशन को फिनिश किया है, इसलिए आप लोग कुछ गलत मत समझना। मैं अभी उन लोगों को इंट्रोगेट कर रही हूँ जो इल्लीगल दवाइयों को बेच रहे हैं। लूसियस कहता है कोई बात नहीं ये सब ठीक है, और थैंक्स यहाँ पर टेम्परेरी हेड के पोजीशन को संभालने के लिए, लेकिन तुमने ये अपने हाथ में वेजिटेबल्स को काटने वाले टूल को क्यों ले रखा है। कैरिन बेलिक्स कहती है ये कोई सब्जी काटने वाली मशीन नहीं है, इससे मैं टॉर्चर करती हूँ क्रिमिनल्स को उनसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। लूसियस अपने मन में कहता है इसके इस तरह टॉर्चर करने से अच्छा कोई सुसाइड ही कर ले। फिर कैरिन बेलिक्स लूसियस को एक मेडिसिन देते हुए कहती है ये है वो मेडिसिन, इसको मरमेड के ब्लड से बनाया गया है और बाकी के रिपोर्ट्स मैं रॉयल पैलेस में पहुंचने के बाद आपको सेंड कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहां कैरिन बेलिक्स अपने कैपिटल वापस चली गई होती है। हमें लूसियस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकती हो वो डीमन किंग और इवेंजेलाइन के बीच में क्या रिलेशन है। जहां सामने से कोई जवाब नहीं आता।
फिर लूसियस कहता है मैं तो केवल यहाँ पर नहाने के लिए आया था और कुछ रेस्ट करने के लिए। फिर सामने हमें उसी मरमेड सेल्लू को दिखाया जाता है। सेल्लू कहती है क्या क्या तुम इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम इस मरमेड के साथ कुछ करना चाहते हो? लूसियस कहता है हाँ तुम कुछ हद तक तो सही हो। सच कहूँ तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर क्यों लोग मरमेड को देखते ही पागल हो जाते हैं। सेल्लू कहती है क्या लोग मरमेड को देखते ही क्यों पागल हो जाते हैं तुम्हें नहीं पता? जिसे सुनकर लूसियस मुस्कुराता है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर को मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो जल्दी आएगा। तो गाइस सब्सक्राइब नहीं तो लाइक ज़रूर करके जाएं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ।